सारा ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनको बुलाने से पहले एक्चुअली मैंने एक मुलाकात की इनसे, उनकी टीम ने सेटअप की और बड़ा आई मीन वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग माइंड्स आई हैव मेट इन रिसेंट टाइम्स। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आपके पास पॉडकास्ट सारी पड़ी हुई हैं, मैं हर किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलता। सो आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड, अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू अनपैक हियर, बिकॉज एंड रियली लर्न कि हाउ डज वन end up becoming the sort of person that he's become, not just in terms of the career and the experiences, but also life में, philosophy में, understanding में वो किस तरह से होता है। We'd love to expand that. आज हमारे साथ मौजूद है आमिर आहसन खान. Is that the right pronunciation? That is correct. He is the CEO and president of Ericsson Pakistan. Sir, thank you so much for being part of the show. बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। आमिर भाई, मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूँगा ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा मुझे अर्ली लाइफ के बारे में बताएं। वेयर वर यू बोर्न, एजुकेशन वगैरह कहाँ पे ली, व्हाट वाज लाइफ लाइक? सबसे पहले तो बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड यू आर वेरी काइंड विद योर वर्ड्स एज वेल। और जो लोग इसे सुनेंगे उनका भी शुक्रिया, क्योंकि शायद इसके लिए काफ़ी वक्त निकालना पड़ेगा उन्हें। मेरी जो बुनियादी तरबियत और सारा मेरा बड़ा होना था वो था जी ज़िला अटक के एक गाँव में, गौर गश्ती। और सरप्राइजिंग बात यह है कि मैं अभी भी वहीं पे रहता हूँ। अच्छा जी, एंड आई कम्यूट डेली। आई एम वन ऑफ दोज डायनासोर्स, यू कैन कॉल मी दैट, जो दिन को तो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ एक शहर के अंदर गुजारता है और शाम को मैं गांव वापस चला जाता हूँ। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज, एंड यहाँ पर मुझे पता है कमेंट सेक्शन में लोग आके बोलेंगे कि मुजम्मिल भाई आप शहरी जो है ना वो हमें स्टीरियोटाइप करते हैं, बट एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है, मीडिया भी उसी तरह प्ले करता है। बट द आइडिया दैट अ स्मॉल टाउन बॉय is going to end up being the CEO of Ericsson is a fascinating idea. मेरे दिमाग में इस तरह आएगा कि यार मैंने हाई स्कूल वहाँ तक किया, फिर मैं मेन सिटी में मूव हो गया, फिर क्योंकि हर एक चीज़ होती है कि चलो एजुकेशन के लिए तो आप चले जाते हैं जहाँ भी जाना है, बट इट्स who you're surrounded with that helps you understand कि वो वाले areas किस तरह काम करते हैं, क्या करना है, how do you maneuver through all of that. So you're still living in the house that you were born in essentially, and that is correct. So it's almost the same house that we have been living for last 7 generations. उतना पुराना नहीं है, हम टाइम के साथ उसे थोड़ा मॉडर्नाइज अपग्रेड करते रहे, लेकिन it's actually the same house that we have been living for last 7 generations. अच्छा, ज़बरदस्त। तो फिर स्कूल आपने कहाँ से किया? तो स्कूल के लिए आई वेंट टू कामरा। गाँव के अंदर कोई उतना अंग्रेज़ी मीडियम जिसे स्कूल कहते हैं वो था नहीं। तो इनिशियली 1-2 साल मैंने गांव के स्कूल में पढ़ा और उसके बाद आई वेंट टू कामरा। सो आई वेंट टू एयर फोर्स स्कूल इन कामरा। एंड हाउ फार अवे वाज दैट? सो जो हमारा गांव है दैट वाज एट द मोस्ट फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम कामरा। तो हमें गाड़ी सबसे पहले उठाया करती थी सुबह और सबसे आखिर में ड्रॉप किया करती थी। तो इट यूज्ड टू टेक लाइक 1.5 hour ईच वे। एंड दिस वाज लाइक अ वैन जो आपने रखी? इट वाज लाइक अ वैन जी, जिसके अंदर वो फटे लगे होते थे। हाँ। और उसके ऊपर दोनों तरफ स्टूडेंट्स बैठा करते थे। इंटरेस्टिंग। एंड पूरी थ्रू आउट स्कूलिंग जो आपकी है फिर वो उसी कामरा के स्कूल से? जी, उसी कामरा के स्कूल में हुई। कौन सा स्कूल था वो? MRF, महराज रिबिल्ड फैक्ट्री। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वहाँ पे बेसिकली ऑफिसर्स के बच्चे भी होते थे? और ज़्यादातर ऑफिसर्स के बच्चे होते थे। तो जो पहला मुझे ट्रीटमेंट हुई वो ये हुई कि आई वॉज इन प्रेप, राइट, एंड जो मेरी एग्ज़ाम्स वगैरह हुए तो मैं अपने वाले साहब के साथ गया और फाइनल डे के ऊपर तो जो प्रिंसिपल थी उसने साइड पे करके कहा कि आइडियली तो असल में इसकी पोजीशन नंबर 1 आई है, लेकिन हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ी है। तो जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं वो नंबर 1 पे आएंगे। दैट वाज अ लेसन फॉर मी इन लाइफ। Sometimes you have to get to terms with the reality as well. Yeah, and that, at such a young age. जी, you know, because तो बच्चा would be like why? वो तो बड़ा लॉजिकल होता है ना दिमाग। Exactly. कि भाई है तो है, लेकिन you had to reconcile with that. Exactly. And generally how was that experience? School, how would you rank it? Yeah, it was a good experience in the sense के I would say जो crowd था that was very decent. Officers के बच्चे उस point of view से सीखने का बहुत कुछ मिला, और उसके साथ साथ जो teachers थे वो बड़े अच्छे थे। अच्छा, बड़े मेहनती। आई वुड से डिसिप्लिन वाज द फर्स्ट थिंग, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट्स के ऊपर बाकी चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस था। एक और चीज़ जो मुझे वहाँ पे बड़ी पसंद थी वो ये थी कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस होता था। तो स्पोर्ट्स हो गई, ड्रामेटिक्स हो गई, स्पीच वगैरह हो गई, उस सब के ऊपर। तो इट वाज अ वेरी गुड बैलेंस, आई वुड से। वेल राउंडेड पर्सनालिटीज निकल रही थी। बिल्कुल। एंड इन टर्म्स ऑफ द ऑफिसर्स, वर दीज लाइक ऑल लाइक हाई रैंकिंग ऑफिसर्स या वहाँ पर जो है अप एंड डाउन सारा? इट वाज अ मिक्स। सो इन आवर क्लास आई रिमेंबर कि हमारे पास एक नॉर्मल एयरमैन का बच्चा भी था। अच्छा। और साथ ही MD का बच्चा भी पढ़ा था। अच्छा, एंड एवरीबडी वाज फ्रेंड्स? एवरीबडी वाज फ्रेंड, यस, दैट्स करेक्ट। आई मीन आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो कि मैंने जब भी मैं एयरफोर्स या आर्मी स्कूल्स वाले लोगों से बात करता हूँ तो दैट्स वन थिंग जो कि वो कहते हैं कि द मोस्ट प्रोफाउंड इफेक्ट फॉर अस वाज
the equality in terms of that education that we were getting, like outside world is full of that inequality. It is. And I think that's a very fascinating thing, right? क्योंकि अगर आप ज़िंदगी को भी इस तरीके से देखें कि आपके कंधों के ऊपर तारे लगे हैं, it becomes sometimes very difficult. लेकिन जब वो आप तारे उतार देते हैं ना, तो then maybe you have a chance to understand the person behind the stars as well, and maybe it becomes bigger inspiration. तो I still remember कि वहाँ पे कभी कभी MD जो उस वक्त थे वहाँ पे फैक्ट्री के, I think who was the most senior ranking officer, he would come himself with his wife, वो हम सबसे मिला करते थे, बातचीत हुआ करती थी. So it was one of those very fond memories that I have, which I thoroughly enjoyed. Zabardast. So you graduate high school in what year? So I did that in 2000. 2000 FSC? FSC. And उसके बाद education, like कहाँ पे apply किया, किस सोच से apply किया? So the interesting fact is कि मेरे जो चचा हैं, he went to McGill. अच्छा. और that must be like quite a while ago. It was. Quite, because अब तो चलो फिर भी काफ़ी हद तक, oh my God. लेकिन वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास 3 चॉइसेस होती हैं. या उसने इंजीनियर बनना है, या उसने डॉक्टर बनना है, और या उसने फेलियर बनना है. राइट. ठीक है. तो मेरे लिए घर में इंस्पिरेशन थी कि मैंने इंजीनियर बनना है. पहले दिन से वाले साहब ने कह दिया था कि तुमने इंजीनियर बनना है बड़ा होके. तो वो तो प्रेशर था. अब उसके बाद इत्तेफाक की बात है कि हमारे कुछ रिश्तेदार होते थे. तो हमारा जो गाँव है इट इज़ ऑन द सदर्न साइड ऑफ इंडस. राइट. और नॉर्दर्न साइड के ऊपर ज़ेदा नाम का एक गांव है. तो वहाँ पे हमारे रिश्तेदार होते थे और हम ट्रैवल करके जाया करते थे थ्रू तरबेला एंड पासिंग थ्रू टोपी एज वेल. राइट. ठीक है. और उस वक्त ग़ुलाम इसा खान जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पे बनी, GI के. तो मुझे गुजरते गुजरते वाले साहब कहा करते थे कि बेटा तुमने इधर आना है. और मैं उस वक्त छोटा था तो मैं समझा शायद उनका मतलब है देखने आना है या विजिट करने आना है. आई एक्चुअली अंडरस्टूड इट क्वाइट लेट कि वाकई मैंने सीरियसली इधर आना है. तो उसके बाद क्या हुआ मुजम्मिल के फाइनल ईयर के अंदर, 12th ग्रेड के अंदर आप नेचुरली एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है. एंड आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ मैथमेटिक्स टीचर. वो यूजुअली सारे लोगों को पढ़ाया करती थी, ट्यूशन वगैरह भी. हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि ट्यूशन पढ़ते, स्कूल की फ़ीस बड़े मुश्किल से देते थे. तो आखिरी दिन उन्होंने पूछा कि सारे स्टूडेंट से कि आप लोग क्या करना चाहते हैं. तो सब ने अपना हाथ खड़ा किया. किसी ने कहा जी मैं EME में जाना चाहता हूँ, किसी ने कहा जी मैं टेक्सला जाना चाहता हूँ, किसी ने कहा मुख्तलिफ़ जगहों पे. मेरी जब बारी आई तो मैंने हाथ खड़ा करके कहा कि जी मैंने GI के जाना है. और मुझे आज भी याद है वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराई, हंसी, और उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे बच्चे GI के नहीं जाते. अच्छा जी. सो दैट वाज अ रियलिटी चेक फॉर मी. उसकी वजह ये है कि जो पासिंग ग्रेड थे GI की एंट्रेंस के लिए दैट वाज 60%. राइट. ठीक है. और मुझे 11th ग्रेड के अंदर आई एक्चुअली गॉट मलेरिया. अच्छा. एंड दैट सिवियरली इफेक्टेड माई मेमोरी. ठीक है. तो 11th ग्रेड के अंदर आई हार्डली कुड सिक्योर 60%. आई लॉस्ट ऑल मोटिवेशन दैट वाज देयर. सो माई ओनली टारगेट वाज जस्ट टू सिक्योर 60% एंड सिट इन द एग्जाम. इंटरेस्टिंग. बट आई मीन so she was basing it entirely on your result? She was basing entirely on where I was coming from. अच्छा. उन्होंने दिमाग में बनाया हुआ था कि यार ये तो ठीक है. अगेन वो एक उन्होंने एक परसेप्शन बनाया हुआ था कि इस तरह का बच्चा तो इधर ही जाएगा, तो ज़्यादा ख्वाब ना सोचो भाई. Exactly. Why do you dream? And this is, I mean, this is so prevalent in Pakistan, right? We're constantly telling everyone, why are you dreaming? Exactly. And I think in a way it is good, because I think you need to have a good balance of being grounded in reality but also have a good inspiration. Yeah. ठीक है. तो अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, मेरे लिए हमेशा वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है. और मेरी अभी भी ख्वाहिश है कि अगर वो टीचर मुझे मिलें तो मैं जाके उनका शुक्रिया अदा करूं. क्योंकि शायद अगर उन्होंने वो जुमला ना कहा होता ना, तो मेरे अंदर वो उस वक्त जो चीज़ पैदा हुई थी वो ना हुई, वो चैलेंज ना होता. लेकिन दैट रियली गिव मी एन इंस्पिरेशन. सो देन आई एक्सप्लोर्ड. अब उसके बाद सवाल ये था कि आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करें. तो फिर मेरी फुप्पो होती हैं पिंडी में, वेस्टरिज में. सो वी फाउंड आउट अकेडमी जहाँ पे वो एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाते थे. एंड आई रिमेंबर मुजम्मिल, दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई लिव्ड इन अ सिटी फॉर अ मंथ. और वो अकेडमी जाके तैयारी करनी सारी. तो फिर उसके बाद मैंने नस्ट में अप्लाई किया. आई अप्लाइड इन फास्ट, आई अप्लाइड इन GIK. अच्छा. एंड देन आई गॉट एडमिशन एक्चुअली इन ऑल थ्री को शायद. मेरा ख्याल है वो पप्पू ने कहा होगा ये अच्छा है, इसका तीनों जगह हो जाए तो ये चला जाए अपने घर वापस. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मेरा ख्याल है उनकी कुछ दुआएं थी, कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी थी. तो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल. एंड यू चोज GIK obviously because I chose there was that GIK. history there as well. It was close, frankly.
और उसके साथ साथ एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी. आई हैड विजिटेड 3 institutes, लेकिन I found GIK to be a bit different. And GIK you were doing as a day scholar or No, were I you was you at that decided time कि we did not have any day scholars, so everyone had to stay there. अच्छा, irrespective of कितना करीब घर है आपने शहर उसके कैंपस के अंदर ही रहना है. कोर्स आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, Computer systems engineering. Why did you choose that? Because again this is 2000 and anyone in their right mind, I mean बट एट द टाइम वुड थिंक यार पेट्रोलियम कर लेते हैं, यू नो रैमको शरैमको का बड़ा सीन है. टेलीकॉम तो खैर वाज मे बी 4-5 years ahead. उसके बाद आई थिंक आया था बूम जब ये सारे खुले थे मुशर्रफ साहब के टाइम पे. बट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इवन मैं आपको बताऊँ मैंने 2010 में एसेंशियली एडमिशन लिया था और फिर 11 में प्रॉपरली स्टार्ट किया था. टुक अ ईयर ऑफ आफ्टर दैट. हमारे बैच आता था फास्ट में लेट्स से 250 लोगों का. उसमें से 30 से 35 बच्चे होते थे जो कि कंप्यूटर साइंस करने आते थे. ऐसे ही बाकी आप किसी से पूछते थे वो कहते थे यार मैकेनिकल में अप्लाई किया नहीं हुआ तो आप धक्के खाते हुए इधर आ गए हैं. बिकॉज नो बडी हैड दिस आइडिया. वो तो अब ये कि 10 years लेटर अब वो एक मार्केट में फाइनली वो एक स्कोप का हवा बना है कि यार कंप्यूटर साइंस वाले लोग बड़े वो कर रहे हैं. तो 2000 में आपके दिमाग में कैसे आया क्या मैंने सो I think it actually goes back to when I was in FSC. तो FSC के अंदर at that time computer science was very new to an extent कि हमें किताबें भी नहीं मिलती थी कंप्यूटर साइंस की. और एक हमारे रिश्तेदार होते थे इस्लामाबाद से, उनसे को मिन्नत तरला करके सेकेंड हैंड किताब हमें मिली थी मुझे पढ़ने के लिए. तो द डिसीजन वाज कि आपने इंजीनियरिंग चूज़ करनी है या बायो चूज़ करनी है, राइट. एंड आई वॉज एक्चुअली गुड इन साइंसेस. तो बायो के साथ मेरा इख्तिलाफ ये था कि मेरा दिमाग जिस तरीके से काम करता है वो ये है कि आई हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स. आई एन्जॉय अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स. बायोलॉजी के अंदर द फर्स्ट डे शी टोल्ड मी कि आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी. ठीक है. एंड द अदर अल्टरनेटिव वॉज एक्चुअली कंप्यूटर साइंस. सो व्हेन आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन टू कंप्यूटर साइंस द थिंग दैट आई डिस्कवर्ड अबाउट इज़ कि द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग और इम्प्लीमेंटिंग एनी कॉन्सेप्ट इज़ वेरी लो. You just need a computer and you need time to learn a language, right? So वहाँ पे FSC के अंदर उन्होंने हमें फोर्ट्रान उस वक्त होती थी. They taught us that and I could actually see कि मैं सारे formulas और चीज़ें उसके अंदर लिख के I could arrive at a conclusion very easily. उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे वहाँ पे पसंद आई that was logic and linked with it is algorithms. The way it is done, the whole language, binary and everything fascinated me. And that is, I think, the first time I actually simply said that I would do computer science. And उसमें I think at its heart and core is the fundamental concept of problem solving. Right? It is. जो कि for a lot of people that just sort of clicks because they have that personality and for the first time that personality is actually provided to them in a very structured way कि यार ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उसको वंस एंड जीरोस में आपने किस तरह ब्रेक डाउन करना है टू एक्चुअली कम टू द लॉजिकल कंक्लूजन. एग्जैक्टली. सो दैट वाज वेरी क्लियर फॉर मी. सो एंड दैट वाज द रीज़न के आई एक्चुअली एंडेड अप. मेरा ख्याल है कुछ शायद उस वक्त लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की, तो मेरे जैसे जो लोग हैं बच के उन्होंने कंप्यूटर साइंस में जाना था. तो मे बी दैट इज़ ऑल्सो रीज़न. एंड सो यू स्टार्टेड इन 2000. यू ग्रेजुएट इन 2004. दैट इज़ करेक्ट. हाउ वाज द GIK experience? GIK experience was it as everything you dreamed of? Oh, I wish. So 2000 में when I went into GIK, तो I come from a family which is family of farmers. Right. ठीक है. अब एडमिशन तो हो गया लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं एडमिशन फ़ी देने के. Right. ठीक है. And GIK is a fairly expensive GIK private at that school. time was, yeah, and it still is. It still is, right? तो मुझे अभी भी याद है कि 1.5 लाख फीस थी एक साल की. 2000 में? जी 2000 में. Oh my God. एक साल की. ठीक है. एंड दैट एक्चुअली मीन्स 4 साल के अंदर 6 लाख रुपया. ठीक है. आई स्टिल रिमेंबर एंड आई एक्चुअली कैरी दैट थिंग विद मी कि मेरे वालिद साहब को 6 लाख रुपए की ज़मीन बेचनी पड़ी फॉर माई एजुकेशन. अच्छा. एंड फॉर अ फार्मर टू सेल अ पीस ऑफ लैंड इज़ लाइक यू आर सेलिंग पार्ट ऑफ योर बॉडी. इट इज़ समथिंग लाइक दिस, राइट? सो दैट वॉज वेयर आई स्टार्टेड. और अब मेरा दाखिला हो गया और सारे गाँव को पता है कि मैं जा रहा हूँ. गाँव से पहला बंदा है जो जा रहा है GIK. ठीक है. सो गोइंग बैक वॉज नॉट एन ऑप्शन. When I went into GIK, the crowd that I met over there, Muzamil, was first and foremost, उस वक्त मुझे कोई अंग्रेज़ी बोलने का आता ही नहीं था. गाँव में कौन अंग्रेज़ी बोलता है? और पतलून शतलून पहनने का भी कोई तरीका नहीं आता था. ये कोट शोट तो बहुत बाद में तरीका आया. Right. ठीक है.
तो द फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट देयर आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि मेरे साथ 80 to 90% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम ए लेवल्स फ्रॉम बिग सिटीज़, राइट, और उनका जो बात करने का तरीका है वो सब कुछ है बड़ा मुख्तलिफ है, राइट, थॉट प्रोसेस ही फ़र्क है, टोटली डिफरेंट है. सो फर्स्ट ईयर आंसरिंग योर क्वेश्चन वाज एनीथिंग लाइक एक्सक्रूशिएटिंग पेन. अच्छा, ठीक है. What was the percentage of let's say A levels versus, because अगर मैं अपने उसमें देखूँ फास्ट में तो it was more, मेरे टाइम पे it was more of a 3% Islamabad or big city A levels and 97% peri-urban second tier cities FSC. The connectivity, basically what I'm trying to say is connectivity by my time had become so much better कि पूरा पाकिस्तान अब यूनिवर्सिटीज़ के लिए भेज रहा था बच्चों को. GIK के अंदर, एंड आई नो 2011 के GIK में भी काफ़ी हद तक ये सिचुएशन थी कि पूरे पाकिस्तान से DI खान से इधर उधर से हर जगह से लोग आ रहे थे. तो आपके टाइम पे रेशो कैसा था? या रेशो आई थिंक फ्रॉम जियोग्राफी पर्सपेक्टिव इट वाज वेरी वेल स्प्रेड. तो हमारे साथ गिलगित के लोग भी थे, बलूचिस्तान के भी थे, सिंध के भी थे. लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूं फ्रॉम ए लेवल टू FSC तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70% ए लेवल एंड रिमेनिंग FSC. अच्छा. एंड अगेन दिस इज अ टाइम जब ए लेवल्स में बहुत ही पर्टिकुलर क्लास जाती थी. जी, एग्जैक्टली. अब तो बहुत मैस मार्केट हो गया उस तरह से. जी. सो आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट ईयर के मुझे डर ये था कि पता नहीं मेरा 2 GPA आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज 2 वाज द पासिंग. अगर 2 से कम आए तो आपकी प्रोबेशन आती थी. तो आई थिंक आई हार्डली मेड इट 2.1. अच्छा. जी. And I still remember कि in the first year, it all became very unbearable for me. ठीक है? Understanding the circumstances and everything. And do you think a large part of your performing or your poor performance in terms of academic performance was because you couldn't understand the concepts, or do you think there was a lot of pressure, sociological and mental pressure because of this environment? It was both. So it was... जो एक सबसे बड़ी हम गलती करते हैं ना, जब हम ये कहते हैं कि आप फेल नहीं हो सकते, तो आप जो कॉस्ट ऑफ ट्राइंग है या बैरियर ऑफ ट्राइंग है उससे बहुत ऊपर कर देते हैं. राइट. ठीक है. तो कोई भी बंदा गलती करने का सोचता भी नहीं है. सो एनीथिंग दैट यू डू रियली हैज़ टू बी विद 100% सक्सेस. और ज़िंदगी में बड़ी कम चीज़ें हैं जो 100% सक्सेस के साथ चलती हैं. दूसरी चीज़ मेरा ख्याल है मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट्स बड़े नए थे. ठीक है. हमें FSC में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो यही होता है, आखिरी दिन तैयारी करो या 2 रातें पहले तैयारी करो और उसके बाद अगले दिन एग्जाम दे दो. राइट. तो आई थिंक इट वाज, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स देन आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग बिकॉज देन आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. राइट. एंड इट रीच्ड अ पॉइंट के चौथे साल के अंदर आई वॉज एक्चुअली टेकिंग कोर्सेज ऑफ मास्टर्स एज वेल. अच्छा. जी. बट आई थिंक इट वॉज ओनली बिकॉज आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड देयर वॉज समथिंग विच चेंज्ड इन मी. हमारे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर होते थे वहाँ पे, और उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो तुम शलवार कमीज़ पहनते हो ना, जब तुम कॉर्पोरेट में जाओगे बड़े मजाक से, तो तुमने ऊपर सूट पहना होगा, अंदर से शलवार कमीज़ निकल आएगी. एंड आई थिंक आई एक्चुअली रीच्ड अ पॉइंट कि यार हु हैव आई बीन ड्रेसिंग अप फॉर? राइट. आई मीन इवेंचुअली इट्स बेटर टू बी हु यू आर. So, and I think that taught me a lesson कि irrespective of whatever you do, people are still going to judge you. Yeah. Right? So, I mean, that is their job. Let them do that. लेकिन जो आप कर सकते हैं वो ये है कि focus on what is more important and valuable for you. And I started focusing on my studies and everything else. और आई थिंक उसके बाद एक और चीज़ जो हुई वो ये भी थी कि वाले साहब ने मुझे कहा कि यार इतनी भी परेशानी की ज़रूरत नहीं, खैर है. Calm down. कहते हैं मैंने बजट के अंदर एक आधी प्रोबेशन की हुई है, तो मैंने कहा जी ठीक है वो बजट बच गया. अब प्रोबेशन नहीं होगी. ज़बरदस्त. लास्ट क्वेश्चन अराउंड योर एकेडमिक टाइम. जाहिर है स्टार्ट में आप गए होंगे, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ A levels versus FSC and so on and so forth. 4 साल गुजारने के बाद being in टोपी ऑब्वियसली एक सॉर्ट ऑफ सोशल बॉन्ड आपका बनी जाता है. सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट लाइक मिलिट्री का जिस तरह से होता है ना, जाहिर है आपकी एक ब्रदरहुड टाइप सिचुएशन होती है. हाउ वाज इट लाइक फॉर यू? डिड यू मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स देयर? हाउ डिड दैट कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है. हम देखते हैं, हम देख के उसके साथ जज करते हैं, हम अपने वो बना देते हैं. पठान अपना बैठा होगा, उर्दू स्पीकिंग अपना बैठा हुआ होगा, या देखेंगे कि यार ये तो दिखने में बहुत अमीर लग रहा है तो इससे दोस्ती नहीं करनी टाइप. और वही व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज इनहेरेंटली अंदर से तो तमाम लोग ह्यूमन ही है ना, अंदर से वही फियर्स हैं सबके. सब एवरीबडी वांट्स टू बी एक्सेप्टेड, एवरीबडी वांट्स टू बी वो. तो वर यू एबल टू ब्रेक थ्रू
that sort of that crowd that you didn't understand, and how was the social situation by the end of the 4 years? Yeah. So इनिशियली पहले दिन जब हम गए तो वहाँ पे वो रैगिंग होती है, दैट्स अ ट्रेडिशन राइट. मुझे याद है कि मेरी रैगिंग बड़ी कम हुई थी, एंड व्हेन आई लुक बैक ऑन इट पीपल वर वंडरिंग एज वेल कि यार ये एलियन कहाँ से आ गया, राइट. लेकिन उसके बाद आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि ऑन द फेस ऑफ इट अगर लोग ये दिखाते भी हैं ना कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं है, एंड ऑफ द डे हम सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स बड़े सिमिलर थे. ठीक है. सो आई रीच्ड आउट टू पीपल ऑन माई ओन, एंड आई ऑल्सो मेड श्योर मुजम्मिल के आई डोंट लिमिट इट ओनली टू स्टूडेंट्स. तो चाहे वहाँ पे वेटर होते थे या हमारा सुपरवाइज़र होता था या कोई भी होता था, आई मेड श्योर आई कनेक्ट विद दोज पीपल. और शायद इसमें बुनियादी किरदार मेरी गांव की तरबियत का था, क्योंकि गांव के अंदर आपको बैरियर्स नहीं होते, आप सबको जानते हैं और आप सबसे कनेक्ट भी करते हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि यूजुअली क्लासेस होती थी, क्लासेस इन द सेंस और ग्रुप्स होते थे कि जो इस्लामाबाद से आ रहा है वो इस्लामाबाद का ग्रुप है, और क्योंकि बसेस पे लोग वीकेंड्स पे वापस आते थे तो वो था. लेकिन मेरा ख्याल है तीसरे चौथे साल के राउंड वो भी ख़त्म हो गया था. एक चीज़ जो मुझे वहाँ पे लाइफ लेसन मिला वो ये था कि एक फेमस स्ट्राइक हुई थी हमारी यूनिवर्सिटी में उन दिनों में 2002 और 3 में, और जिन जिन लोगों के ऊपर शक था ना फैकल्टी को, उनको उन्होंने बुला के इंडिविजुअली इन्वेस्टिगेट किया था. एंड दैट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे याद है मुझे जब डीन ने बुलाया और उन्होंने कहा जी कि कहाँ से हो तुम, तो मैं कहा जी मैं और गश्ती से डिस्ट्रिक्ट कटक से, फर्नीचर बनाते हो उधर, क्योंकि हमारे गांव में फर्नीचर का काफ़ी काम है. एंड आई एक्चुअली लुक्ड एट हिम एंड आई सेड इसका मतलब है कि आप गांव नहीं गए हुए हमारे. एंड ही सेड यार मैंने वही पार्ट देखा है. मैं कहता दैट्स योर शॉर्ट कमिंग एक्चुअली. लेकिन आई रियलाइज्ड कि शायद दुनिया ऐसी है जहाँ पे लोग आपको आइसोलेट करके आपसे कुछ ना कुछ निकलवाना चाहते हैं. सो इट्स मच इंपॉर्टेंट इन लाइफ कि दैट यू हैंग अराउंड विद पीपल, राइट. और डीप डाउन हम सब के प्रॉब्लम्स वही हैं. ये ऊपर की सारी चीज़ें होती हैं कि मैं पश्तो बोलता हूँ तो मैं उससे बात नहीं करता. एक और जो बेनिफिट मुझे था, हमारी मादरी ज़बान हिंद को है. So with Hindko we can actually relate to Punjabi as well, Urdu as well, and Pashto too. Right. So from that perspective, you're somewhere in the middle. Exactly. Yeah. Exactly. Interesting. So you graduated 2004 and you know probably celebrated कि यार बेटा finally जो graduate कर आ गया. Did you immediately start looking for work? जाहिर है कि एक प्रेशर तो होगा. You're the oldest son, I believe, and so 6 लाख रुपए की ज़मीन बेची है मैंने, अब्बा जी को वापस देना है. You know I need to make sure. और वो आपके ऊपर प्रेशर होता है कि अब नौकरी कितने टाइम में मिलेगी, राइट. तो अब 2004 में हमारा कॉन्वोकेशन हुआ था इन अगस्त, और जून जुलाई के अंदर ही लोगों को जॉब ऑफर्स आनी शुरू हो जाती हैं, राइट. ठीक है. मेरी इंस्पिरेशन थी, मैं पढ़ाना चाहता था. तो आई नेवर एक्चुअली वांटेड टू बी अ कॉर्पोरेट गाय, राइट. और उसकी वजह यह है कि मेरे दादा जो थे, मैंने सुना हुआ था कि ही यूज्ड टू बी अ टीचर. तो ऑलवेज हैड दैट इंस्पिरेशन कि जी मैंने भी पढ़ाना है. सो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज आई अप्लाइड फॉर बिकमिंग अ टीचिंग असिस्टेंट इन GIK. And I actually got that. So it's the same faculty जो एक दिन पहले आपको पढ़ा रही थी, now they are sitting there and doing your interview. So the next 1.5 year I was doing teaching assistant. In parallel I was preparing for CSS as well. अच्छा. तो गांव से निकल के इससे बड़ी क्या बात होगी कि इंजीनियरिंग भी कर ली और CSS के अंदर अफसर है बच्चा, तो फिर तो तल्लुक भी है, सब कुछ है, राइट. And that is 2004. Thanks to मुशर्रफ साहब कि वो जो है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको साइड पे करते हैं और फ़ौज के कुछ अफसरों को ऊपर लगा देते हैं. और एक शाम मैं वापस आया तो मुझे वालिद साहब कहते हैं यार तुमने वो ख़बर देखी है, क्या हुआ है. मैंने कहा जी क्या हुआ है. उन्होंने कहा जी वो तो जहाँ DC था उसके ऊपर उन्होंने कप्तान लगा दिया फ़ौज का. एंड दैट वाज द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, राइट. एंड दैट ऑफर्ड मी अ मोमेंट टू थिंक कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी के अगले 10-15 साल इस लाइन में लगाना चाहता हूँ, और फिर वन फाइन मॉर्निंग अगर अजीज़ वतनो होगा तो क्या होगा. एंड दैट आई थिंक दैट इज़ वेयर आई डिसाइडेड कि नहीं, आई शुड गो बैक इन टू द फील्ड व्हाट आई हैव स्टडीड. एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे शायद इस्लामाबाद में आना है, क्योंकि टोपी में रह के इंटरव्यूज़, और उस वक्त तो ऑनलाइन चीज़ें नहीं होती थी, आपको दफ्तरों की रिसेप्शन पे जाके CV ड्रॉप करनी होती थी. And that is when I actually came to International Islamic University. I started teaching here. अच्छा. With the intention कि मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, and in parallel I'll start looking for a job. And you were teaching as a teaching assistant? I was teaching as a in GIK. I was teaching as a teaching assistant. Over here I was a lecturer in Islamic University. जी. I think ATC ने उसके बाद किया था, because I remember my brother used to teach as well in different universities. फास्ट में पढ़ाया सारा कुछ. अब तो I think minimum आपको masters चाहिए होता है, PhD चाहिए, and पता नहीं क्या situation है. That's sort of really sad because अब बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में बैठे होते हैं, दे आर नॉट वेरी एकेडमिक पीपल, राइट. दे डोंट हैव एन इंटरेस्ट इन गेटिंग लाइक अ ठप्पा ऑफ अ मास्टर्स डिग्री.
वो जा रहे हैं, वो ग्रेजुएट करते हैं, वो इंडस्ट्री में जाते हैं, लेकिन दे हैव द नैक फॉर टीचिंग एंड सो दे कैन गो बैक एंड पोटेंशियली टीच स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ technical and vocation based things, but वो unfortunately they don't get cut. I agree with you. और ज़्यादातर जो आपको इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं वो वही हैं जी, बैचलर्स किया, उसके बाद मास्टर्स चले गए, बाहर का कुछ पता नहीं है, बस वो एक एकेडमिक चीज़ घुमाई जा रहे हैं. मुझे लगता है जो आप लोगों के टाइम पे इस वजह से जो लोग लॉट्स निकले थे वो बहुत ज़्यादा इसी वजह से सक्सेसफुल रहे हैं. आई एम श्योर Could be. आपके बैच के बहुत कम लोग होंगे पाकिस्तान में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में होंगे. वो क्या कहते हैं उसे, माइक्रोसॉफ्ट थे, इधर थे उधर. और बल्कि GIK का तो आई रिमेंबर आई वाज स्पीकिंग टू अली फहद फ्रॉम स्टार्टअप लॉन्च. जी he's from GIK as well. And he was telling me from Atif Awan to आप लोगों की तो पेडिग्री इतनी नेक्स्ट लेवल है कि पत्थर उठाएं और कोई GIK का निकलता है. एंड दे रियली सॉर्ट ऑफ वैल्यू दैट एज वेल, कि द मिनट इट्स अ GIK alumni है तो you suddenly the ice is broken and you can connect with them. That is so true. और शायद इन चीज़ों का आपको ज़िंदगी में फ़ायदा भी होता है, लेकिन उसका जो फ्लिप साइड है ना मुज़म्मिल, मेरी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि फिर अगर आप उस लेवल ऑफ पेडिग्री में नहीं हैं तो इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू. अच्छा, राइट. तो अगर मैंने 1.5 साल गुजार दिया, अब इन पैरेलल मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो 1.5 साल के बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट बैच टू कम एज टीचिंग असिस्टेंट. इट्स टाइम फॉर मी टू क्रिएट स्पेस एंड मूव ऑन. राइट. एंड दैट्स अ लाइफ लेसन एज वेल. राइट. बड़ा ज़रूरी है कि आप समझ जाएं कि यार अब मेरा टाइम है टू मूव ऑन एंड फॉर समवन एल्स टू कम एंड टेक ओवर एज वेल. लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक कि जब आप ग्रो करते हैं ना, तो आई थिंक इट्स गुड टू हैव दैट इंस्पिरेशन कि मैंने किसकी तरह बनना है या क्या करना है. राइट. ठीक है. एंड आई थिंक फॉर मी बीइंग इन GIK, अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो इट वाज एक्चुअली 2 पर्सनैलिटीज़. वन वाज कदीर खान एंड द अदर वन वाज गुलाम इसा खान हिमसेल्फ. राइट. और वो अगर आप उसकी लाइफ जर्नी को देखें या इन दोनों की लाइफ जर्नी को देखें, देयर इज़ सो मच टू लर्न ओवर देयर. कदीर खान साहब तो आई एम श्योर पीपल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, बट I know for a fact that not a lot of people have that understanding for Ghulam Isa Khan. So why him? Why were you taught something about his journey at university, or generally आपका अपना मुतालिया? नहीं. So I'll tell you something interesting. So Ghulam Isa Khan, when he created the university, the Peshawar University, जो पेशावर के अंदर है, was created by someone who actually was born in Topi. अच्छा. ठीक है. So Ghulam Isa Khan, by establishing or creating GIK in Topi, is paying privilege to that person. It's a homage or a privilege to that person. Oh, interesting. ठीक है. And then he created a house at the top of the hill, जहाँ पे उसने कहा कि I'm going to live there. And next to the house is actually his mausoleum. अच्छा. Unfortunately, the family did not decide to bury him there. तो जब मैं वहाँ पे गया पहले साल, तो मैंने देखा जी वो मज़ार बना हुआ है. तो मैं अंदर गया फातिहा पढ़ने, तो वहाँ पे तो कोई कब्र ही नहीं है. When I tap on the floor, I actually realize कि वो कब्र की जगह बनी हुई है, लेकिन गुलाम इसा खान तो जिंदा है. And that actually really made me curious कि मैं ज़रा इस बंदे की ज़िंदगी तो पढ़ूँ कि ये क्या है. So गुलाम इसा खान in reality started, if I'm not mistaken, with the पटवारी. अच्छा. ठीक है. And that is where he rose through the ranks. अच्छा. जी. So he started pretty low in the career. And I thought, I mean, he was a very, because अगर उनकी फैमिली को आप देखें, वो तैमूर झगड़ा and I mean, it's a ton of not just politicians but also McKinsey folks and yes, industry folks and but you're saying essentially it's all like self-made. And देखिए जी, बात ये है कि so तैमूर झगड़ा is actually his नवासा. right. ठीक है. आप अयूब खान को उठा लें और अयूब खान के वालिद को देख लें, तो वो फ़ौज में तहसीलदार थे, अपना सूबेदार थे. अच्छा. ठीक है. और ये वो क्लास थी, ये वो एज थी जहाँ पे काम करना अच्छा समझा जाता था. टाइटल्स या उन चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं थी. राइट. इवन इफ़ यू केम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, यू वर स्टिल ओके अगर आप फौज के अंदर कप्तान हैं. राइट. ठीक है ना. तो जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट राइट. सो हिम बीइंग स्टार्टिंग विद पटवारी और इवन तहसीलदार एज वेल इज नॉट समथिंग बैड. ठीक है. एंड देन ही रोज थ्रू द रैंक्स. ही बिकेम DC and then he came into greater posts as well. Eventually I believe he like as grade 22 and then eventually becoming the president, I believe. Yeah. And president he became because of Zia passing away. It was an accidental position. Yes. Right. So he happened to assume that position. He was not supposed to be in that position. He was not a politician per se. Not at all.
Not at So all. he was in the bureaucracy at the time, Yeah, he and was. so because there was a martial law administration going on, and so Yeah. the bureaucracy had to sort of. Yeah. Interesting. Yeah. तो that is correct कि martial law के बाद ये हुआ था, लेकिन that was a position that he assumed. ठीक है. So he was never supposed to be the president of Pakistan. Right. लेकिन जो चीज़ मेरी नज़र में ज़रूरी है वो ये है कि the way you actually discharge those duties, and I think he really discharged them gracefully. People can disagree with the way he did the decisions that they made as well, and I think that is fine to have a difference of opinion. लेकिन और एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि what he gave back to the country. आप GIK को देख लें, where I studied, atomic program को देख लें, और कितने projects हैं जो गुलाम इसा खान ने दिए हैं. So that was one of the reasons कि he became my inspiration. Interesting. And so you graduate, you do the TA thing, and you decide कि सही मुझे life में कुछ बड़ा करना है. You know, I'm inspired and I'm beginning to dream. And so you moved to Islamabad. Where did you apply? What was the thought process? तो उस वक्त दो तरह की हायरिंग्स हो रही थी. दिस इज़ 2005, 2006. एक सॉफ्टवेयर हाउसेस और दूसरा टेलीकॉम का बूम था. तो हमारे कुछ बैचमेट्स थे डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज़ के अंदर भी, मोबाइल ऑपरेटर्स वर अराउंड एज वेल, और दूसरा सॉफ्टवेयर हाउसेस. तो जो तरीका होता था वो ये होता था कि आप ढूंढते थे कि आप किसको जानते हैं, अपने बैचमेट को या सीनियर या जूनियर को, और उसको अपनी CV पकड़ा देते थे. Right. ठीक है. तो आई एक्चुअली स्टार्टेड अप्लाइंग इन सॉफ्टवेयर हाउसेस प्लस टेलीकॉम्स. सॉफ्टवेयर हाउस मुझे याद है द फार दैट आई कुड रीच वाज एक के अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ था, और उन्होंने कहा था नहीं जी अभी यू आर नॉट सूटेबल, तो यू विल हैव टू वेट. एंड द क्वेश्चन ऑलवेज वाज कि आपने 1.5-2 साल इंतज़ार क्यों किया. ठीक है. सो दैट क्वेश्चन मे बी आई डिड नॉट हैड अ गुड आंसर फॉर, और मे बी इट वॉज गुड फॉर मी एट दैट पॉइंट इन टाइम. Then what I did was there was a government position or a government department called Department of Communication Security, and that was a grade 18 job directly. So I apply for it, Muzamil. Very ironic considering कि आजकल communication security की बड़े हालात हुए हैं. There's a lot of So I'm audios still roaming around. Should I mention, or maybe it's good that I did not join it, right? So I applied there, direct grade 18. Okay, so it's a good thing of what I did and combination of के government role भी है. Interviews, tests, सारा कुछ होता है, and I get the position. अच्छा. So on the day of joining, they ask us to bring our passports with us. मैं जाता हूँ और मेरे साथ 2 और लड़कियाँ, so they were taking 3 officers. और मुझे वो कहते हैं कि जी बड़े हार्श तरीके से जो सीनियर ऑफिसर है कि जी आपको वो करना पड़ेगा जो हम आपको बताएंगे, और ये और वो. तो बाकी दोनों सारे सरल आ रहे हैं कि जी सर बिल्कुल ठीक है, और मैंने कहा जी लेकिन क्या मतलब है आपका, कि मतलब जो आप कहेंगे हम करेंगे. कहते हैं तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ. तो मैंने कहा जी तो ज्वाइनिंग से पहले ही मेरा काम हो गया. खैर जब वो बाकी दोनों चले गए तो उन्होंने कहा जी इन दोनों की तो मैं ज्वाइनिंग भिजवा रहा हूँ, तुम्हारे बारे में आई एम नॉट श्योर, व्हाट आर यू डूइंग हियर. अच्छा. और मैंने कहा जी आई लुक्ड अराउंड, मैंने कहा जी क्या मैं गलत डिपार्टमेंट में आ गया हूँ या क्या मैं ज्वाइनिंग देने आया हूँ. मैं ज्वाइनिंग देने आया हूँ, मतलब ग्रेड 18, घर भी मुझे मिल रहा है सब कुछ, तो ये तो ज़बरदस्त चीज़ है. मैं कहा नहीं यार बात ये नहीं है, बात ये है कि तुमने जो पढ़ा हुआ है जहाँ से यहाँ पे व्हाट इज़ इट दैट यू आर गोइंग टू डू. तो मैंने कहा जी फिर आपका क्या ख्याल है. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हफ्ता देता हूँ, मैं तुम्हारा पासपोर्ट और ज्वाइनिंग इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को नहीं भेज रहा, मैं अपने पास रख रहा हूँ. अगर हफ्ते के अंदर तुमने मुझे फ़ोन करके ना बताया तो देन आई विल सेंड इट ओवर. तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है, उन्होंने मुझे कहा. मैंने कहा जी वो एरिक्सन के अंदर मैंने एक CV फेंकी हुई है, शायद वहाँ से कुछ जवाब आ जाए. ठीक है, कहते हैं उसे एक्सप्लोर करो. सो आई स्टिल रिमेंबर मुज़म्मिल के वहाँ से मैं निकला on Islamabad highway, और अच्छा, so for him he was like यार this guy is making a mistake, he's going to ruin his career. हाँ. And I actually stayed in touch with that guy. So I'll come back to that story afterwards. Interesting. Because I was also curious कि यार ये, क्योंकि आप सोचते हैं पाकिस्तान के अंदर कि शायद अगर ये मुझे कह रहे हैं तो मे बी इनके जहन में कोई और कैंडिडेट हो, किसी और को फिट इन कर दें, ये इधर से निकाल करके जो है ना अपने वो. जी. हाँ. तो यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि यार मेरे साथ डबल गेम तो नहीं हो रही, डबल गेम तो नहीं हो रही. ठीक है. खैर वहाँ से मैं निकला तो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू एक्चुअली आई गेव अ कॉल टू दैट फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने उसे कहा यार वो मेरी CV का क्या बना एरिक्सन के अंदर. And that's how things started progressing. Interesting. And so you got the position at Ericsson. You started off as what was the role? I started as a business developer. Achha. So this is 9th January 2007. ठीक है. When I started as a business developer in Ericsson. What was the role? I mean, so the role was primarily sales. ठीक है. But at a junior level. So it was more to
pursue business for Ericsson with Telenor or with Mobilink by the time or China Mobile. And so this was more like pre-sales sales, like a technical sales role where you had to sort of identify कि ठीक है आपकी requirements क्या हैं, requirement gathering की थोड़ी सी उसके हिसाब से बनाया and then eventually उसके financials mix किए, या was it like you were relationships and getting the It was pre-sales. उस वक्त इतनी bifurcation नहीं हुआ करती थी frankly, but it was pre-sales. So I was actually taking care of two kind of portfolios. One was enterprise, right, और उस वक्त हमारी Ericsson exchanges भी बनाया करती थी. अच्छा. तो I was taking care of the exchange portfolio or enterprise. An exchange, if you were to explain that, what does that mean? So एक तो वो दिमाग में मेरे आता है फ़ोन का ना वो खर्चिंग खर्चिंग जो पुराने जी, होती तो है. उसके बाद थोड़ी एडवांस, उससे एडवांस चीज़ which was कि उस वक्त क्या होता था, अगर आपकी बड़ी बिल्डिंग है, कोई भी एक कंपनी उठा लें, तो उस कंपनी के अंदर जितने फ़ोन्स लगे हैं वो कहाँ पे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, वो एक्सटेंशन कैसे डायल करेंगे. अच्छा. So let's say अगर हम एक पीसी की एग्जांपल लेते हैं एज अ होटल, और वहाँ पे 200 कमरे हैं और उन कमरों ने आपस में बात करनी है, तो उसको सोल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा. सो एंटरप्राइजेज एंड बिग ऑफिसेज यूज्ड टू बाय द एक्सचेंजेस देमसेल्व्स. राइट मेक सेंस. ठीक है, सो ये तो एक्सचेंज हो गया. अच्छा, सो एसेंशियली आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह पीटीसी वाले का एक्सचेंज था जी, तो एक सॉर्ट ऑफ इंट्रानेट एक्सचेंज बन रहा था जो कि ठीक हो एग्जैक्टली फॉर एंटरप्राइजेज और फॉर स्मॉलर डिप्लॉयमेंट्स एज वेल. प्लस आई वाज टेकिंग केयर ऑफ व्हाट बाय द टाइम वाज कॉल्ड कंज्यूमर एंड बिजनेस एप्लीकेशंस. अच्छा. सो आज तो ईमेल हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ऑन मोबाइल फोन्स. एट दैट टाइम ईमेल के लिए एक एप्लीकेशन आया करती थी जो एरिक्सन की तरह की कंपनियां जाके बेचा करती थी. सो आई यूज्ड टू सेल दैट टू टेलेनॉर और वारिद बाय द टाइम. इंटरेस्टिंग. सो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एंड एक्सचेंज, दैट इज करेक्ट. एरिक्सन उस वक्त कर क्या कह रहा था? सो एरिक्सन आई मीन हैज़ बीन प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर लास्ट 60 years, राइट. उस वक्त जो हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट था दैट वाज वारिद. अच्छा. सो वारिद हैड लॉन्च्ड मे बी 2 years बिफोर दैट और 3 years, और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास वारिद का था, combined with that was China Mobile as well. Right. So close to cell towers and exactly. So close to 70% of the towers was with Ericsson. In addition to that, it was all charging, billing, और plus उसके साथ साथ हम उनका network manage भी कर रहे थे. So it was managed services, it was deployment, it was charging, billing, all the multimedia solutions. And so Ericsson as a player was not just exclusive to the telecom hardware. What they were doing was कि वो telecom के जितने भी operations थे, one way or the other, पाकिस्तान में शायद वो कर रहे हो, but what they were doing everything, and the telco company essentially becomes a marketing company. That is correct. Exactly. जो कि कह रही है कि ठीक है ब्रांड बिल्डिंग हम करेंगे, कंज्यूमर तक पहुंचेंगे, हम फीडबैक इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल हार्डकोर काम है वो आप आके हमारे लिए ऑपरेट करके. That is correct. That is correct. So from that sense, Ericsson was pioneer of managed services in Pakistan. Right. And when we signed the contract for Jazz, so exactly as you said, our people were even sitting in Warid premises, but they were managing the network on their behalf. So what we call is custodians of the network. Right. Very cool. And so 2009 में आपने join किया? 2007 में. And you've been with them ever since? I've been with them since. So what have the roles been? What sort of hats have you been wearing all these years? So after the first week, one of my supervisors asked me कि तुम क्या बनना चाहते हो? वो ज़िंदगी के अंदर यही सवाल आता रहता है, बनना क्या चाहते हो? कोई ये नहीं पूछता इंसान कब बनोगे. तो और उस वक्त तक मैंने ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया था कि जी कौन बंदा क्या कर रहा है. तो मैंने कहा जी मैं आई वांट टू बिकम कैम वारिद. एंड उस वक्त बड़ी रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, दिन को हम 40-50 बंदे हायर किया करते थे. तो वो बंदा मेरे ऊपर हंसा और उसने कहा यार जो भी इस कंपनी में आता है वो कैम वारिद ही बनना चाहता है, बिकॉज वी वर डूइंग क्लोज टू $150 to $200 million वर्थ ऑफ बिजनेस विद वारिद. So the key account manager for Warid was the guy in the company. Right. And was this I mean एक तो ये कि sure the company has a lot of value in that account and so you are valuable to the company, but were these sales position also bonus based कि आपका जितना वो आ रहा है तो आपका remuneration भी tied है उसके साथ? They were. And I think for me all through in my life personalities and people have affected me more than their titles. Right. So the guy who was actually in the role by the time really inspired me. अच्छा. So मैंने कहा जी उसकी तरह बनना है और वो रोल बनना है. So I started with that. Then I did the pre-sales role. So this was business developer, which was a combination of pre-sales and business development. Then I did customer engagement director for Iran, Sudan, Pakistan, Egypt and Turkey, based out of Pakistan. अच्छा, so you basically went regional rather than exclusively focused on Pakistan. And so Ericsson के जो यहाँ पे talent है, is it exclusively focused for Pakistan or is it more like a वो आपका जो delivery center types, global delivery center types होते हैं?
So we are close to 450 people. Right. Or majority of the workforce is actually for the business in Pakistan, but we also have something called a nearshore center. जहाँ पे जो बुनियादी हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम पाकिस्तान की ह्यूमन कैपिटल को कैसे कैप्चर करके वी प्रोवाइड सर्विसेज टू आउटसाइड द कंट्री एज वेल. अच्छा, और एरिक्सन के इस तरह के सेंटर्स कहाँ पे हैं? So globally we have them in India, we have them in Spain, Hungary and I think South America. फिलीपाइंस भी नहीं है? Not that big. नहीं, we have but not that big. Not that big. अच्छा. एंड सो ये जो सेंटर्स हैं इसमें अगर कोई बेसिकली एक्सेस कैपेसिटी आ रही है तो दे गो टू द कंट्री अदर कंट्रीज एंड सॉर्ट ऑफ. सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द डिलीवरी स्ट्रैटेजी, राइट. सो फॉर इंस्टेंस अगर आप एक सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट को उठाते हैं तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यू कैन एक्चुअली डिवाइड द वर्क इनटू वर्क पैकेजेस. ओके, ठीक है. तो यू एग्री ऑन अ स्कोप और आप कहते हैं जी ये इंटीग्रेशन और वर्क पैकेज तो रिमोटली हो सकता है, एंड दोज वर्क पैकेजेस यू ऑफलोड टू द रिसोर्स सेंटर्स. राइट. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए ऑफ डिफरेंट कॉम्पिटेंस, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर चाहिए, you can bring in from there as well. So it's a combination of both. Makes sense. And so you're still exclusively focused on telecom, or are you beginning to open up? No, we are predominantly focused on telecom, at least in Pakistan. Globally, Ericsson की जो strategy है, that is to now start looking into enterprises as well. Okay. Because with advent of 5G, it is more for enterprises, right? It is beyond consumers. Right. So recently, we have acquired a company called OneEdge, which is a global company. OneEdge, the VoIP company. Yeah. Oh, this is so fascinating. It's just last week my mother took out a box and she was like, listen, ये डब्बा है, इसका क्या करना है? OneEdge का था वो. This is back in, so my sister got married in 94 and she went to the US. And so 99, ये OneEdge आया था हमारे पे 2003 में, and then 2008 तक हम करते होते थे और एक अमेरिकन नंबर होता था. Oh my God, that is such a great memory. I thought nobody in Pakistan would know that name, but wow. Yeah. So OneEdge is a recent acquisition that Ericsson did. Very cool. Pretty hefty, $6 billion. Yeah. और उसकी जो idea है वो ये है कि eventually telecoms will go the same way as IT. So you need to expose the network, and OneEdge has the largest community of developers APIs. Oh, right. So what happens when you provide them access and they started developing applications on the whole network? So tell me something. When I see Ericsson, when I see all of this sort of what's the word for it? Value chain. मेरे दिमाग में आता है हार्डवेयर एंड हार्डवेयर ऑपरेशंस. Ericsson जैसी कंपनी आ जाती है, IBM ऑन सम लेवल आ जाती है, फिर उसके पीछे सॉफ्टवेयर लेयर आती है कि यार ठीक है मेरे पास टेलीकॉम सेटअप हुआ हुआ है, उसके पीछे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, कॉल किसको गई किसके नहीं आई, उसके ऊपर आपको टेरर डेटा मिल गया, IBM उसके ऊपर बहुत सारा काम करता है. फिर उसमें एंटरप्राइज सोल्यूशंस SAP के आ जाते हैं, स्नोफ्लेक के आ जाता है. पहले वक्तों में जो हार्डवेयर एंड ऑपरेशंस वाज इन इटसेल्फ अ ह्यूज चंक. It is. एंड उसके पीछे फिर आपके पास जो पीछे वाले थे वो कंपैरेटिवली लोअर वैल्यू तो मैं नहीं कहूँगा, बट वो इतने सीरियस नहीं थे और दे वर एट द सेम लेवल एज द हार्डवेयर साइड ऑफ थिंग्स, राइट. ओवर टाइम हमने जो बड़े बड़े सुने कि यार डेटा इज़ द न्यू ऑयल. जो डेटा जनरेट हो रहा है उससे आप जो इंसाइट्स गैदर कर सकते हैं, उससे जो वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, तो जो वैल्यू चेन का वो वाला कंपोनेंट था वो बहुत बड़ा होना शुरू हो गया. एंड हमने ये भी देखा जब मैं आई यूज्ड टू वर्क एट टेरा डेटा, तो टेरा डेटा हैड लाइक वो कहते थे जी हम डेटा सेंटर्स के ऊपर फोकस करते हैं, हम अपने डब्बे बेचते हैं, उन डब्बों के ऊपर हम काम करते हैं और अगर किसी और ने कोई और काम कराना है वो करता रहे, हम तो इसके ऊपर ही पैसे कमाएंगे. बट इवेंचुअली दे हैड टू रियली ओपन देमसेल्व्स अप एंड दे स्टार्टेड सेइंग ओके we'll work on AWS as well, we'll work on Azure as well, and cloud पे भी चले जाएंगे and उस तरह से, because the space is getting really scattered and everybody is trying to take a piece of the pie. So right now in terms of Ericsson as a player, इस value chain में वो कहाँ पे अपना वो कर रहा है. I know for a fact कि 5G and 5G hardware is definitely a part of it and that strategy and वो सारा, but in terms of the software and the again data component, उसमें क्या are they saying कि listen like partners हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो IBM आके कर देगा, लेकिन हम उसके अंदर नहीं घुसते, हमारी एक्सपर्टीज़ है, या are they looking to expand themselves as well? So पहली चीज़ जो मेरा ख्याल है ज़रूरी है वो ये है कि टेलीकॉम और टेलीको नेटवर्क्स हैव बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, तो वो आज से 10 साल पहले वाले नेटवर्क्स नहीं हैं, विच एक्चुअली मीन्स कि उनकी इंटीग्रेशंस एक्सट्रीमली डाइवर्स हैं इस वक्त. Plus the nature of services, the nature of provisioning that you do and the charging is totally diverse and it's multi-dimensional, right? And so when you say diverse, is it high value as well? It is. Okay. Right?
तो and I'll give you a few examples as well. But overall, so from Ericsson perspective, हमारी अभी भी 60% revenue stream is coming from hardware. Okay. Because eventually you have to make it. अब जो नया concept है वो ये है कि you make your own silicon. ठीक है. Because the moment you make your own silicon and ASIC, you can actually do it to the minutest level and optimize it for that functionality. Right. So for consumers, if M1 is the right example. Yeah. So we have equivalent of M1 only for radio communication. Right. Okay. So आप proprietary आ गया और आपने कहा कि यार ठीक है अब तो competition मेरा अपना बनाए कोई खेले मैं नहीं उसका खेल. And that gives you a lot of speed and efficiency advantage as well, right? ठीक है. So that is one, and I think that's going to stay there for a while. क्योंकि as long as आपको radio coverage की ज़रूरत है, you need that hardware and people need to provide it as well. उसके साथ साथ when you look at radio coverage तो एक हो गई, अब आपने डेटा यूज़ भी करना है, आपकी चार्जिंग भी होनी है, आपने एक तरफ अपना YouTube का पैकेज रखना है, दूसरी तरफ आपने Instagram का पैकेज रखना है, तीसरी तरफ आपने अपने फ़ोन के ऊपर TV भी देखना है, ठीक है. And all of that needs to be charged and provisioned for as well, ठीक है. So we have actually solutions for that which are to a larger extent software solutions. And in that case we just buy 3PP hardware off the shelf and we can even deploy them in data centers as well. Right. The third direction is that enterprises have actually a unique requirement now. Okay? So for example, the connectivity today is very much based on cables. You go into any office, even यहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं, there are so many cables. Right. Right? But imagine an enterprise or office where you don't have any cables except power cable. Right. Okay? So that requires a lot of connections. And that is where companies like Cradlepoint, which Ericsson has bought as well, come into play. So they specifically target the needs of enterprises. कि enterprises को क्या ज़रूरत है और वो क्या चाहते हैं. So just to understand again for a layman, सादा सा बेवकूफ़ सा आदमी हो तो mind ना करेगा, बहुत dumb question होगा, but my understanding is all of these enterprises used to have like ये काले racks of servers and systems and वो पूरे office की तारें उधर जाके लगती थी. Nobody would rely on the Wi-Fi because it's clunky and weird, and so you use the Wi-Fi or the network for the internet connectivity. But अगर आपने internally कुछ भी करना है तो either you connect a cable directly through the laptops or you let that sort of वो जो एक server room था वो सारी wires छतों से जाके उधर जाके connect हो रही थी. Are you trying to disrupt that? Yeah. With a high-speed intra-network within the company and then that connected to the global. So you just put one box. Okay. And then everything else will have a connection of its own. So you wireless. Wireless. So you can put a SIM there. Right? A SIM dedicated to that box. A SIM dedicated to every device in reality, right? So your every device can be connected. नहीं वो तो ठीक है वो मैं समझ गया. But मैं समझना ये चाह रहा हूँ वो जो SIM है that corresponds to that particular box. Like yes, is it an intranet SIM, not a Telecom की SIM है जो कि wider network से connected है? So it depends who provides that. Okay. So if for example if we take example of any mobile operator here, the mobile operator can provide that service. So they go to an enterprise और वो ये कहते हैं कि आपके पास जितने devices हैं, we'll provide you SIMs for it and we'll also provide you a box which is going to take care of all connectivity. And then on the back end हम सारी provisioning और हर एक चीज़ आपके लिए कर देंगे. ठीक है. So which means कि जो आपने रैक वाली बात की वो सारे का सारा रैक भी गायब हो गया. आपको किसी केबलिंग की और चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है. एंड डिपेंडिंग ऑन योर नीड, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि मेरा जो मीटर लगा है जी वहाँ पे तो मुझे हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चाहिए. सो दैट यू आर ओके विद हैविंग अ SMS इवन, क्योंकि उसने एक दफ़ा बिलिंग करनी है और एक दफ़ा जब उसकी वो घूमना है तो उसको एक रीडिंग आनी है. राइट. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपका TV है तो दैट नीड्स अ डेडिकेटेड स्पीड. अगर आप गेमिंग की डिमांड करते हैं so that requires a totally different level of speed. So every connection in itself then can be provisioned for. Okay, so you're really going into the IoT world. Yeah. You're saying कि like, and you're getting into that play yourself. You're not saying कि भाई हम तो major connectivity provide कर रहे हैं और फिर IoT में कोई भी आके खेल ले ZigBee के ऊपर or whatever. You're saying कि we'll go to down to the last one. So IoT in itself is a pretty vast thing, right? So it really depends कि कहाँ तक हम जाते हैं. So what we are planning for is to actually provide the platform for it. और उसके ऊपर जो applications develop होती हैं that is more for the developers to do that. Right. मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये conversation निकली है तो मैं इसमें tangent में जाना चाहूँगा. Sort of thought experiment. What we've seen is कि security is now becoming a major problem
all over the world. Yeah. Again, very close to Pakistan. Very recently, we've seen on the highest level there's a security issue. Yes. And it seems like, when I think about it, for an end consumer, it seems like, yeah, I'm never secure anymore, because from the world of Pegasus and all of that, if I'm connected to the railroads of the world, koi bhi aa sakta hai. True. Anyone who's smart enough will be able to get into it. एंड सो कंज्यूमर को तो शायद मैं ना कर सकूं, बट मेरे दिमाग में एक एंटरप्राइज के लिए एक रिक्वायरमेंट या एक यूटिलिटी आती है कि लेट्स से फौजी फर्टिलाइज़र वाले हैं या एंग्रो वाले हैं, और वो कहते हैं कि यार वी वांट टू क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ आवर ओन पीपल. ट्रू. ठीक है. अच्छा, एंग्रो मे बी अ गुड एग्जांपल, बिकॉज वो तो बहुत रेडिकल आइडिया है कि मेरे लोग पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और वो एक सिक्योर नेटवर्क पे आ जाए. वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज आखिर में वो खंबे कहीं ना कहीं किसी ना किसी टच पॉइंट के ऊपर किसी के साथ शेयर कर रहे होंगे, एंड वहाँ पर आप वो कर सकते हैं. बट अगर एक कंपाउंड है, एंग्रो का कंपाउंड है, और वहाँ पे पूरे पाकिस्तान का इंजीनियर और उनकी फैमिलीज आती हैं, वो कंपाउंड में ही रहती हैं, उससे बाहर नहीं जाती. तो is there a solution, or will there be solutions in the future where you will say, okay, we'll give you secure connectivity within this, and instead of managing the security of every single device, we can manage the security at one touch point, where वहाँ पर आपका सारा का सारा सिक्योरिटी मैनेज हो रही है, और उसके नीचे जो इंटरनेट पे सारे के सारे कनेक्टेड हैं वो एक अपने लोकल सिस्टम में कनेक्टेड हैं, एंड इफ दे आर कॉलिंग फ्रॉम अ सिस्टम टू सिस्टम, दे डोंट हैव टू गो टू अ यूनिवर्सल एक्सचेंज, दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली. And so my understanding is on some level there is a security जो कि आपको provide हो रही है. True. So security is a very interesting and a fascinating concept, right? Because it continues evolving. जो आपके लिए secure है, जो हमारे लिए पाकिस्तान में secure है versus जो चाइना में secure है, रशिया में है, स्वीडन में है, it is different. Right. And it is different on the context of the reality that we live in. ठीक है? Ericsson की जो वैल्यू है वो ये है, वी एक्चुअली बिलीव के upholding human rights is the most important thing. ठीक है. So in some cases we have decided to not even go into areas where we believe eventually it might lead into intrusion into human rights or someone's privacy. Now in cases like the one that you describe, अगर हम एंग्रो की एग्जाम्पल लें या फौजी फर्टिलाइज़र की, the very crude thing that is done usually in some cases is ke those enterprises have their own private LT networks. ठीक है. So what they do is ke they deploy their own network. अच्छा. ठीक है. And then that network is only for them. So वो आपने गेट से बाहर गए, खंबे के सिग्नल खत्म हो गया, exactly. And then you roam on to another, or you decide कि आपके पास dual SIM है, or you can do a roaming agreement. That is one level. And we actually see a lot of forces or security related organizations have started doing that. Right. ठीक है. And maybe that is one way of doing it as well. एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ globally is कि now there is a larger discussion on product security as well. Right. कि how do you make your products more secure from different angles, and it is becoming a topic on everyone's agenda. ठीक है. But it will evolve. क्योंकि जो एक चीज़ हमें हमेशा जहन में रखनी है वो ये है कि जितना आप सिक्योर करते हैं, आपके जो हैकर्स हैं ना वो उससे ज़्यादा एडवांस होते हैं, एंड दे ऑलवेज कम विद अनदर वे ऑफ डूइंग दिस. एंड सॉरी, आपसे पूछने का मकसद ये था कि मैं टेलीनॉर से ये सवाल पूछ नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर जो डेवलपमेंट साइड है ना जी, दैट्स द कोर. क्योंकि इवेंचुअली टेलीनॉर ने जाके या किसी और नेटवर्क ने जाके आप ही की प्रोवाइडेड चीज़ को बेचना है कि यार ओके, वेयर नाउ द मोस्ट सिक्योर नेटवर्क इन पाकिस्तान. एंड आई फील लाइक कि देर इज़ एक दौड़ लगी हुई है स्पीड की आप दौड़ कहाँ तक ले जाएंगे. बिल्कुल सही बात. हम कौन सा इतना खेलते हैं यार, यूट्यूब वगैरह नेटफ्लिक्स सारा चल रहा है 4K में आपके पास स्ट्रीम हो रहा होता है. आई थिंक देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि अब जो आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो बजाय इसके फास्टेस्ट 4G एट द चीपेस्ट कॉस्ट, एक तो चीपेस्ट कॉस्ट की वजह से भी वो हिट पड़ रही है उनको. तो मे बी दे कैन बिगिन टू से ओके लाइक वेयर अ सिक्योर नेटवर्क, करेक्ट, पे अस अ प्रीमियम एंड जस्ट कम टू आवर नेटवर्क एंड विल मेक श्योर कि you're not being tapped into. एक तो जो कंज्यूमर सिक्योरिटी है ना, उसमें जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि इफ़ यू आर नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट. राइट. ठीक है. और वो जो हम 10 सफ़ों का एंड यूज़र एग्रीमेंट होता है जिसको हम ढूंढते रहते हैं कि एक्सेप्ट किधर है, उसके अंदर हमने सब कुछ दे दिया है. ठीक है. तो यू एक्चुअली व्हेन यू आर साइनिंग अप फॉर फ्री सर्विसेज, यू कैन नॉट एक्चुअली से कि जी अब मेरी डेटा प्राइवेसी या मेरी इन्फॉर्मेशन किधर है. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर ऑपरेटर उतना रेवेन्यू सब्सक्राइबर से नहीं बना रहे जितना एडवर्टाइजर्स लाइक फेसबुक और बाकी लोग बना रहे हैं पर सब्सक्राइबर. ठीक है. एंड देयर इज अ कॉस्ट इवेंचुअली दैट यू पे. राइट. लेकिन आई वुड लाइक टू कम बैक टू द एग्जांपल दैट यू गिव. सो एंड इट इज़ एन एक्सट्रीम एग्जांपल. रिमोट सर्जरी
ठीक है, जहाँ पे देर इज़ अ यूज़ केस के सर्जन कुड बी सिटिंग इन यूरोप एंड ही और शी कुड बी ऑपरेटिंग ऑन अ पेशेंट इन पाकिस्तान. राइट. ठीक है, यू डोंट वांट एनीवन हैकिंग दैट कनेक्शन. या. ठीक है, इन बिग माइंस देर इज़ अ यूज़ केस के बड़े ट्रक जो माइनिंग के ट्रक होते हैं, और वो अगर आप और मैं खड़े हों तो उसका टायर फिर भी हमसे 2-3 गुना बड़ा होता है. राइट. यू डोंट वांट समवन हैकिंग इनटू दैट ट्रक एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ इट एंड ड्राइविंग इट समवेयर. Yeah. So security is a big topic. And we've seen that with power plants in the US. We've seen the oil pipeline getting blocked, and so that's becoming a huge deal as more of us or more of our infrastructure gets connected to the internet. Exactly. So security is a big topic. I think as we go along, we are discovering it as well. Right. So there is not a perfect recipe for this. Do you think that element is going to, and I'm going to wrap this part of it quickly, but do you think there's an element where you'll be like, hey, listen, like we will do hardware, we'll do security, but there needs to be some sort of dedicated forces or folks जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिनका हम potentially partner कर सकते हैं. Like, is it too optimistic to pin all of my hopes with Ericsson to solve that problem as well, while they're solving the speed problem or the efficiency problem and वो सारा. और सवाल का मकसद इस तरह से है कि one of my brothers works for this company called Protegrity, and they basically are a huge data security company across the globe, and वो है ही exclusively वो focus चीज़ के ऊपर है. So वो इसे कह रहे हैं कि यार आपका हार्डवेयर जो भी है, काम जो भी है, we'll give you the additional layer of security. What do you think in terms of Ericsson? वो किस तरह जाएगा? So when it comes to product security in itself, that is something that we uphold, and we say कि हमारा product जो हम आपको provide कर रहे हैं, that is really secure from a perspective of first the capabilities that it has to offer, उस perspective से भी secure है, plus the security कि कोई उसके अंदर intrude ना कर सके. But when it comes to applications on top of it, that we are open for partnerships. ताला हमने लगा दिया है, चाबी से आप लॉक करें या ना करें वो तो आपके ऊपर है ना कि आप उसको किस तरह से करते हैं. Exactly. लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि अगर आप अब स्टैक को देखें ना तो वो शायद जो कंपोजिशन है वो इतनी क्रूड रही नहीं है मुजम्मिल. With cloud and everything, right? It is different levels of abstraction that you can draw. तो वहाँ पे it's more about the platform and the core application that we are concerned about. उसके ऊपर जो application आती है, that is more for partnerships, and we are up for it as well. Right. And one last thing, in terms of the future of telecom hardware, I know for a fact that you were the sole sort of champions back in the 90s, early 2000s as well. I guess Motorola थोड़ा सा आपको शायद वो करता होगा, Siemens on some level, but by and large, Ericsson was the market leader. Recently, China has been growing very, very rapidly, and we've seen that with Huawei and ZTE, and 5G race is a huge race, like $3 to $5 trillion in the global economy, wealth creation within the next 10 years. It's the holy grail for a lot of people in terms of whichever country. वो जो चल रहा है ना आजकल, एक सिलिकॉन का, जिस तरह आपने मेंशन किया कि सिलिकॉन इज ऑल्सो another one of those things कि यार ताइवान से हट के अब अमेरिका भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है. whoever controls the production controls the world. Of course. And so I feel like it's a very similar thing कि whoever controls the 5G race controls the world on that level. How do you see the market on a macro level right now, with competitors like Huawei and ZTE? Globally, if I look at the 5G market share as of today, ठीक है, Ericsson by far is the leader. And we are present in 5G in all 5 continents. Outside China, outside mainland China, we have close to, I think, 40% market share. ठीक है? So overall, I think there is a need for 5G. But at the same time, आपका पॉइंट कि हमें शायद स्पीड की रेस में नहीं लगने की ज़रूरत नहीं है. देर आर एप्लीकेशंस विच कैन बी वेरी वेल सर्व्ड विद 3G और 4G स्पीड्स एज वेल, राइट. सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि हमारे मुल्क की या हमारी इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, एंड देन यू एड्रेस दोज डिमांड्स एज वेल. बट व्हाट वी बिलीव इज़ कि 5G इज़ अ लॉट अबाउट एंटरप्राइजेस, राइट. 5G इज़ अ लॉट अबाउट कि आप एफिशिएंसी कैसे लेके आएंगे चीज़ों के अंदर. ओके, सो इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल कि लेट्स से हमारे पास एक बड़ी पिक्युलर एग्जांपल है ऑन द क्रेन ऑपरेटर, जो कि जब शिप आके डॉक करता है विद अ लॉट ऑफ कंटेनर्स, तो वो सबसे मुश्किल काम इस वजह से, और सबसे ज़्यादा फेटलिटीज़ भी उस क्रेन ऑपरेटर की होती हैं. उसकी वजह यह है कि एक तो उससे बिल्कुल नीचे होके बैठना पड़ता है, ही सिटिंग वर्टिकली, राइट. वो हमारी तरह कंफर्टेबल नहीं बैठा, ठीक है. द सेकेंड वन इज़ कि उसकी वजह से उसकी नेक का पेन, और फिर दूसरा मूवमेंट इतनी ज़्यादा है कि any mistake that he makes because of fatigue actually results in quite significant loss.
राइट. नाउ द यूज़ केसेस कि अगर आप उस ऑपरेटर को एक कमरे में बिठा दें, जिस तरह आप और मैं बैठे हुए हैं, पानी का ग्लास और चाय का कप लेके, एंड यू इंस्टॉल अ बिग स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ हिम और हर. Sort of like a drone operator of sorts. बट यू नीड द लेटेंसी एंड स्पीड फॉर इट, राइट? क्योंकि वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. Right. ठीक है. एंड देयर आर एग्जाम्पल्स वेयर वी हैव डन दैट. Right. And that results in, first and foremost, the most sacred thing is human life. So we end up saving human lives. Plus अब वो एक ऑपरेटर शायद काफ़ी efficiently काम भी कर सकता है. ठीक है. That is one example. Another example is trucks in mines. ठीक है. I mean, that journey is, the operation is designed for 24/7. क्योंकि the moment you stop that truck, it costs you something. Right. और उन ट्रक्स का जो मेंटेनेंस साइकिल है, that is 5 hours. ठीक है. सो दैट 5 hours इज नॉट गुड फॉर बिजनेस, क्योंकि उस वक्त वो ट्रक रुका हुआ है, अब उसकी मेंटेनेंस होनी है. एंड वाई इज दैट? क्योंकि आपको खोल के पता चलता है कि उसका ऑयल चेंज करना है या नहीं, किसी मशीन के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है. ठीक है. एंड देन यू ऑल्सो हैव दोज ऑपरेटर्स जो हर एक उस ट्रक के अंदर बैठे. ठीक है. नाउ इमेजिन अ सिनेरियो मुजम्मिल कि आपने उस ट्रक के अंदर सेंसर्स लगा दिए. सो व्हेन द सेंसर टेल्स यू कि अब आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, द ट्रक गोज फॉर मेंटेनेंस. ठीक है. सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल. प्लस लिंक्ड विद दैट, अब उस ट्रक को आपने ऑटोनमस बना दिया, एंड द ड्राइवर ओनली नीड्स टू इंटरवीन जब उसको लगता है कि कोई चीज़ रास्ते पे आई है, एंड ही नीड्स टू इंटरवीन. एंड दैट एक्चुअली मीन्स कि अब एक ड्राइवर 4 से 5 ट्रक्स को मैनेज कर रहा है. राइट. ठीक है. इमेजिन द एफिशिएंसी दैट यू गेन आउट ऑफ इट. आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि फॉर वंस वी एक्चुअली सेड कि हमें रादर देन वेटिंग फॉर द इंडस्ट्री, मे बी वी शुड एक्चुअली डू समथिंग ऑफ आवर ओन एंड actually show के होता क्या है. So we have a 5G factory in Texas in US, and we said we are going to make it 5G and fully automated. Right. ठीक है. और वहाँ पे अगर आप जाएं तो there are robots who are making our equipment and everything. What we have actually seen is कि it requires 30 to 40% less energy. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे बंदे बड़े कम हैं, लेकिन उन लोगों को आपने अब और कामों में इस्तेमाल कर दिया. So it did not result in the reduction of people. Right. But what it reduced was कि अब वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, अब वो प्लानिंग का काम कर रहे हैं. काम को आपने हटा दिया, एंड देन आप फिर ह्यूमंस को आप ले जा रहे हो जाके. सो आई मीन एनर्जी की कॉस्ट पोटेंशियली टेम्परेचर कंट्रोल में भी चेंज हो जाएगी, उसमें चेंज हो जाएगी. लाइटिंग की वजह से आपको ज़रूरत नहीं है, आप जितना पानी इस्तेमाल कर रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं है. एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द एफिशिएंसी. राइट. सो दीज आर द बेनिफिट्स विच एक्चुअली एनी न्यू टेक्नोलॉजी कैन अनलॉक. हमारी कैलकुलेशन ये है कि on average, any increase of 10% for connectivity, and it doesn't have to be 5G, has a result of 1% on GDP. Acha. Ji. Oh wow. And so if I were to talk to you about Pakistan, and I'm speaking to Aamir Ibrahim from Mobilink, and he sort of echoed the same thing. Listen, like, this is not a race towards speeds because there is no consumer demand for it. The fact is your consumer does not even, a vast majority of your consumer is not even fully on 4G. And definitely on the speeds of 4G जो कि normally expect की जाती हैं. तो आप उन स्पीड्स को ही बढ़ा दें. आप पीछे पहले अपनी कंट्री की कनेक्टिविटी के वायर्स तो डालें ना. आपकी टोटल ओवरऑल कंट्री की बैंडविड्थ इतनी नहीं है कि आप 5G लगा कर एक्सपेक्ट करें कि वो है. सो इट्स मोर ऑफ ए नॉवेल्टी राइट नाउ. But then he also spoke about some interesting models. Like he was like, rather than having these sort of crazy high fees of licensing, maybe there needs to be an innovative revenue generation model for the government where they can say either a pay as you grow, where आप फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगी या जैसे जैसे वो बढ़ेगा आप उसके ऊपर लाइसेंसिंग फ़ी दें, रादर देन सेइंग कि जी खट्टा आप आके $180 million दे दें फॉर अ नॉवेल्टी प्रोजेक्ट, फॉर अ वैनिटी प्रोजेक्ट, राइट. और ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला कि while your average user does not have the requirement, need, or the ability to pay for, because I know that 5G infrastructure is quite costly as well. The radius is much smaller, and so a lot more hardware needs to be deployed as well. And so if I were to look at it, कि पूरा पाकिस्तान 5G हो जाए, that's a long journey and a costly one as well. But अगर मैं इसी को switch करूँ और मैं कहूँ यार urban centers, urban business centers, urban enterprise centers, what applications could we potentially create where these locations with very very high density with corporate customers technically speaking, जिनको वो जो utility है वो direct cost saving में use हो रही है,
ट्रू. उसको मैं दूँ तो उसमें क्या है. अब अगर मैं $180 मिलियन का जाके लाइसेंस लेता हूँ, $200 मिलियन का लेता हूँ फॉर द इंटायर पब्लिक, दैट मेक्स नो सेंस. बट इफ़ आई बिगिन टू लेट्स से कि यार मैं लोकेशन स्पेसिफिक लाइसेंसिंग कर दूँ, वेयर आई कैन से कि ओके किलोमीटर रेडियस की लाइसेंसिंग हो रही है फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, ये तो जस्ट एट द टॉप ऑफ माई हेड. That could, as a business model, be much better in terms of us getting into 5G than anything else. And इसमें एक मेजर चीज़ जो लास्ट में मेंशन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली हमेशा जो है ना, बहुत सी दौड़ें आती हैं और हम पीछे मुड़ के देखते हैं और हम कहते हैं यार काश किसी को सेंस होती BPO कॉल सेंटर की तो हम इंडिया के पास ना जाता, फिलीपाइंस के पास ना जाता, हम कर लेते. काश किसी को डेटा एनोटेशन की सेंस होती तो अब आपके सामने एक AI की दुनिया खुल रही है, आपके सामने एक 5G की दुनिया खुल रही है, आपका इंजीनियर फारिग बैठा हुआ है. Why don't you hop onto this, at least on an enterprise level, where Ericsson Pakistan can go from 450 to 4500, but not servicing to Pakistan, but servicing all over the world. But for that, he requires that access here to train, and then that trained resource can then be global as well. So, what do you think about the models? So, very interesting topic. So, there are few aspects that I would like to bring here. एक तो ये कि शायद हमें उस दौर से निकलना है कि वो जब हम कहते थे कि पाकटेल एक बहुत बड़ी लग्जरी है. ठीक है. कनेक्टिविटी इन माय ओपिनियन इज़ अ बेसिक राइट नाउ, एंड डिसीजन मेकर्स और पीपल हु हैव इन्फ्लुएंस नीड टू थिंक अबाउट इट. जब आप इन टर्म्स में सोचना शुरू करते हैं ना, यू एक्चुअली रियलाइज़ कि यार हम जो बाकी चीज़ों की बात करते हैं, जहाँ पे बिजली पहुँचानी होती है, गैस पहुँचानी होती है, हम तो नहीं सोचते कि कहाँ पे जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए. राइट. हम कहते हैं कि हर जगह पे होनी चाहिए. ठीक है. Or access to road as well. So why not connectivity? Connectivity in today's world is a basic right. Okay? So this is something that we really have to understand. It is not a luxury. And the moment we start looking at it, then we will realize कि हमें इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है. Plus also realizing कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर telecom industry is really struggling. ठीक है? And it is high time जहाँ पे energy costs इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं और linked with that हमारे operators पैसा नहीं बना रहे, तो they really have to make money to be able to reinvest. Right. Now there was an example, but very similar to what you said, which was done in Norway. So what they did was, Muzamil, उन्होंने कहा कि हमें एक specific speed चाहिए, and I don't remember it was 10 Mbps or 15 or 20 or whatever. But they gave that as an obligation. Operators को उन्होंने कहा कि the spectrum is free as long as you are committed to provide this. अच्छा. ठीक है. The moment you come down, there might be some fines. लेकिन till that time, the spectrum is free. So what they're basically playing on is something that you mentioned a little while ago, of 10% connectivity, Exactly. increasing 1% of GDP. It's really just about how you sort of look at the problem Exactly. and find the solution. Revenue generate करना है, ठीक है जी, गवर्नमेंट आई कहती है देखो कंपनी इतने पैसे बना रही है, हमें पैसे जनरेट करने हैं. सर 10 और तरीके हैं पैसे जनरेट करने Exactly. के, और शायद वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके हैं. बहुत एफिशिएंट है. देखें, आप और मैं आज ये बैठे, ये इंटरव्यू आज से 10 साल पहले नहीं कर सकते थे, और इस तरीके से हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते थे. राइट. और उसकी वजह क्या है? जो एक पूरा एकोसिस्टम क्रिएट हो गया है बिकॉज ऑफ यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड द होल एप्लीकेशंस इज बिकॉज ऑफ 3G एंड 4G. राइट. तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट, आप अपने प्लम्बर से आपने बात करनी है, यू कैन कॉल हिम ऑन व्हाट्सएप, आप सारी एप्लीकेशंस के ऊपर पैसे उसे पे कर सकते हैं. राइट. सो विच इज़ रिजल्टिंग इन अ एफिशिएंट यूज ऑफ इकोनॉमी, एंड इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग द वेल्थ एज वेल. और उसका इम्पैक्ट है ऑन GDP. ठीक है. कीपिंग असाइड द पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, अगर मोटरवे ना बना होता आज, तो आप हमारे सड़कों की हालत क्या होती है और हम कैसे ट्रैवल करते हैं. हम तो कभी कनेक्टेड ना होते छोटे शहरों के साथ. सर बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी. माई वाइफ इज रिसेंटली वर्किंग ऑन दिस सॉर्ट ऑफ ब्रांड प्रोजेक्ट where she was like, I want to connect with women from peri-urban areas and really see what sort of services they're providing, and then see if we can create some sort of value chain where money can be driven to them. इस्लामाबाद में वो बैठी हुई हैं, उन्होंने किसी को कांटेक्ट किया DI खान में. DI खान में उन्होंने एक खातून ढूंढी जो कि ये करती थी काम. उनका नंबर लिया, व्हाट्सएप पे लिटरली सारी डीलिंग व्हाट्सएप पे हुई है. वो तस्वीरें खींच के भेजी, ये क्या वो क्या, फिर ई-कॉमर्स की वजह से उन्होंने सैम्पल्स आगे पीछे कर दिए, और वो डील हो गई पूरी की पूरी विदाउट हैविंग टू गो देयर, विदाउट टॉकिंग टू देम. उस तरह से वो उन्होंने सारा का सारा लाइक व्हाट्सएप को यूज़ किया, और अब वो इंशाल्लाह पैसा जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा in an extremely impoverished area. Exactly. जिनके लिए जो कि access to market में वो 2-2 रुपए की चीज़ें बेच रहे थे, जो कि suddenly now to a larger market like Islamabad and then all over Pakistan, वो उसी 2 रुपए को 200 पे ले जा सकते हैं. And it is only because of connectivity. Or connectivity. ठीक है? Absolutely. So this is one point.
द सेकेंड पॉइंट ऑल्सो इज़ कि हम 5G पे नहीं जा सकते with the packages and the mindset of 4G, ठीक है, which actually means कि अगर आपकी एक टिपिकल स्क्रीन को मैं लूँ और 4K डेफिनेशन को लूँ मुजम्मिल, और मैं आज वाले आपके पैकेजेस अप्लाई करूँ ऑन 5G डेटा स्पीड्स, it is going to really destroy our operators. So we really have to think of charging differently. Okay, what do you mean by that? And what I mean by that is कि you have to differentiate on the services. ठीक है ना, आज अगर हमारे इस वक्त इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि हमने बहुत ज़्यादा ही अनलिमिटेड पैकेजेस प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, एंड इट इज़ अ हाई टाइम कि वाई आर टेलीकॉम इंडस्ट्री इज़ पेइंग द कॉस्ट फॉर इट, ठीक है। दुनिया के अंदर इस वक्त शायद डेटा पाकिस्तान में सबसे सस्ता है, और मे बी अमंगस्ट द फ्यू कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे सस्ता है। क्या वजह है उसकी? और अगर उसकी कॉस्ट इंडस्ट्री प्ले कर रही है तो मे बी दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि हम अगली टेक्नोलॉजी नहीं जा पा रहे, ठीक है। सो दैट इज़ अ मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन द इंडस्ट्री टू थिंक अबाउट, और उसको हमें ट्रांजिशन करना है। आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यू कैन नॉट एक्चुअली से कि अब मैं रेडी हूँ, मेरे पास एप्लीकेशंस भी हैं, मेरे पास इकोसिस्टम भी है, और मैंने अगली टेक्नोलॉजी पे जाना है, ठीक है। सो इफ़ यू लुक एट द एडवेंट ऑफ 4G, ठीक है, 4G के आते वक्त, उस वक्त अगर आप पुरानी वीडियोज़ या केस स्टडीज़ खोल के देखें तो द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वाज गिवन वाज वीडियो कॉल। 3G के अंदर भी थी वीडियो कॉल, 4G के अंदर भी थी वीडियो कॉल, बट द टेक्नोलॉजी केम फर्स्ट, इकोसिस्टम डेवलप्ड ऑन टॉप ऑफ दैट, राइट, ठीक है। आज से 10 साल पहले कोई सोच सकता था कि 4G इस्तेमाल करते करते यूट्यूब आएगा, व्हाट्सएप आएगी, इंस्टाग्राम आएगा? कोई सोच भी नहीं सकता था, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो कनेक्टिविटी है और टेक्नोलॉजी का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करना कुछ और प्लेयर्स का काम है, और उसके ऊपर इनोवेशन होना कुछ और लोगों का काम है। बट वी नीड टू मेक श्योर कि हम वो प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारी बट वो क्वेश्चन वही ना कि चिकन एंड एग, व्हाट कम्स फर्स्ट, आई थिंक कनेक्टिविटी कम्स फर्स्ट, इट डज, एंड देन उसके बाद वही जो मैंने बात बोली कि इफ़ यू वांट टू, आप कह रहे हैं कि IT एक्सपोर्ट्स $10 बिलियन पे चली जाएँ, उसके अंदर यू कांट डू दैट अगर आपकी लोड शेडिंग होती रहेगी, आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होगा, आपके लोगों के पास एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं होंगी। एग्जैक्टली, यू कांट कम्पीट विद इंडिया, यू कांट कम्पीट विद फिलीपाइंस। नहीं, और अनफॉर्चुनेटली दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क आउटेजेस इज टोटली गॉन नाउ, राइट। लेकिन हमारे पास होता है, और उन मजबूरी से होता है, बिकॉज व्हेन मोबाइल ऑपरेटर्स हैव टू मेक अ डिसीजन कि यार मैंने पैसे बनाने हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे आर अ बिजनेस एज वेल, या मैंने साइट को अप रखना है। सो एज अ बिजनेस व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन वुड यू मेक? सो मेरा ये ख्याल है कि हमें भी शायद एज कंज्यूमर्स की आदत पड़ गई है कि मैंने 20 रुपये देने और मैंने अनलिमिटेड डेटा एंजॉय करना है, बट एंड ऑफ द डे वो अनलिमिटेड डेटा हम किस मकसद के लिए एंजॉय कर रहे हैं? अगर हमने सारा दिन बैठ के यूट्यूब ही देखनी है या फेसबुक ही स्क्रॉल करनी है, तो मे बी इट्स अ मोमेंट फॉर अस टू थिंक एज वेल कि शायद उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। राइट, मेक सेंस। थोड़ा सा मैं कॉन्वर्जेशन को फ्लिप करूँगा, एंड आई लाइक टू अंडरस्टैंड, यू नो, आई नो दैट यू व्हेन यू वेंट टू, वहाँ से हम बेसिकली टेंजेंट पे निकले थे, बट व्हेन यू वेंट टू, और रादर यू वर पोस्टेड ऑन अ पोजीशन जहाँ पर आप रीजन को देखना शुरू हो गए थे, तो हाउ वाज दैट एज एन एक्सपीरियंस, यू नो, मूविंग अवे फ्रॉम जस्ट वर्किंग विद पाकिस्तान इन पाकिस्तान, एंड आई मीन आई नो यू वर सिटिंग इन पाकिस्तान, बट यू वर नाउ डीलिंग विद 5-6 countries? Yeah, 5-6 countries. So I still remember कि पहला मेरा business trip था when I was working for Ericsson. उससे पहले मैंने कभी जहाज़ भी नहीं देखा था. अच्छा. And that in itself is a fascinating experience, right? Yeah. But then when you are exposed to different cultures, वहाँ से आपको जो learning आती है वो ये आती है कि चीज़ों को देखने के और करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और वो जो हम कहते हैं ना कि यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है. So for instance, on one side I was dealing with people from Turkey, people from Europe, people from Sudan, Iran and different nationalities. And that really intrigued me कि यार ये मुख्तलिफ लोगों को मैं समझूं कि इस तरीके से क्यों काम करते हैं. That really was a learning for me as well. So I think this multicultural aspect of it was something that I really enjoyed. उसके साथ साथ हर एक मार्केट की अपनी डायनामिक्स है. ठीक है. हमें यहाँ पे मिसाल के तौर पे नज़र आता था उस वक्त कि एडवर्टिजमेंट हम कैसे करें. ठीक है. उस वक्त इट वॉज अ बिग कॉन्सेप्ट के ऑपरेटर्स के पास तो डेटा पड़ा है सारे का सारा, लेकिन वो एडवर्टिजमेंट कैसे करें. एंड देन आई हैड अ चांस टू गो टू इंडोनेशिया एंड आई एक्चुअली सॉ कि दे मर्ज टेलीकॉम एडवर्टिजमेंट विद FMCG काइंड ऑफ एडवर्टिजमेंट. अच्छा. एंड दे वर एक्चुअली सेइंग कि अगर आप ये मिसाल के तौर पे साबुन ख़रीदते हैं तो फॉर दिस यू विल गेट दिस पैकेज फ्री. इंटरेस्टिंग. ठीक है. सो दैट रियली ओपनड अप द एवेन्यू कि आप किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेम प्रॉब्लम जो हमारी इंडस्ट्री को है वो बाकी लोग उसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं. आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये थी कि एरिक्सन बीइंग अ ग्लोबल कंपनी,
is present everywhere, right? So I mean we are present in close to 180 countries. लेकिन हर एक कंपनी का लोकली एक अपना फ्लेवर भी है. And that's really interesting to see कि जब आप पाकिस्तान ऑफिस में वॉक इन करते हैं तो एक पाकिस्तान का फ्लेवर है. When you walk into a Turkey office or somewhere else, it has a different flavor as well, and that was also interesting to see. Right, and obviously आपका जो meetings वगैरह तो रही होंगी जिसमें आप you had to travel, but because it's a multinational company उस तरह से, were you able to get transferred to other regions as well and work there as well? Yeah. So the opportunity came in. So from 2009 till 2011, I was working on this regional role, right? And then I got the opportunity to become CAM for Warid. तो मेरा जो जिंदगी का मकसद था वो पूरा हो गया था. तो अभी अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ जी मैं तो वैसे ही बोनस पे चल रहा हूँ. मैंने जो पहले दिन एम्बिशन सेट किया था वो था कैम वारिद बनने का. राइट, 2011 में आप बने. 2011 में. And then I stayed in that position for 3 years, and that was an amazing experience because Warid was the only customer where we actually leapfrogged the technology. So we went from 2G to 4G directly. Right. ठीक है. So that was great. 2015 embargo lift होता है ईरान के ऊपर से. And Iran becomes a big market. Right. This is the post-nuclear deal. This is actually the post-nuclear deal जो GCPOA जिसे वो कहते हैं ओबामा के टाइम पे जो हुई थी. Right. And that got me thinking कि यार ईरान चलते हैं. And I always was curious about Farsi or Iranian culture. Iqbal is another inspiration. So I went to Iran. I stayed there for 3.5 years. Achha. Amazing experience. Yes. Where did you live? Tehran? Tehran. I lived in Tehran, but I went across the country. How's the country? I mean, how's the infrastructure? This is a country that has been hit by sanctions time and again. This is a country that is isolated in the eyes of the world. You know, I mean, what's the infrastructure like? What are the people like? What sort of groceries do they have in their stores? तो एक तो आजकल ईरान एज अ नेशन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. सो माई सिंपथीज टू व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर एज वेल. लेकिन एज अ कंट्री इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. अच्छा. इंफ्रास्ट्रक्चर हम ये समझते हैं कि जी एम्बार्गो की वजह से कुछ भी नहीं होगा, आपकी सोच है. दे हैव मेड एवरीथिंग देमसेल्व्स. सो वहाँ पे गाड़ियाँ उनकी अपनी हैं. ठीक है. दे मेक देयर ओन कार्स. अच्छा. ठीक है. जिस तरह हमारे पास इधर मेहरान है ना, वहाँ पे पिजो का एक मॉडल है 206 एंड दे स्टिल मेक इट. अच्छा. ठीक है. एंड देन दे हैव लेटेस्ट कार्स एज वेल. They have their own banking system. पाकिस्तान में मुझे अभी भी कैश यूज़ करनी पड़ती है. ठीक है. At some places. ईरान में during my 3.5 years I did not have to use cash. जो सब्ज़ी वाला है उसके पास भी वो पॉइंट ऑफ सेल कार्ड है और वहाँ पे वो. So I'm sorry मैं यहाँ पर एक इंटरवीन करूँगा. तो देन आई फील लाइक हमारा जो इंडस्ट्री है वो कॉप आउट करती है कि जी FATF तो हमारी तो ग्लोबल कनेक्टिविटी के मसले हैं, ये हैं वो हैं. अगर वेल है तो आप अपने लोकल को भी आप ऑप्टिमाइज करके डिजिटाइज कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से. सो दे आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल बैंकिंग राइट बिकॉज ऑफ एम्बार्गो. लेकिन विद इन द कंट्री दे हैव देयर ओन बैंकिंग सिस्टम. इंटरेस्टिंग. ठीक है. मुझे वहाँ पे चेकबुक की ज़रूरत नहीं पड़ी 3.5 साल के अंदर बिकॉज आई कुड डू एनीथिंग ऑनलाइन एंड वाया माई डेबिट कार्ड. एंड इट वाज एन ऑप्टिमाइज्ड गुड क्वालिटी एक्सपीरियंस. मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं पूरे मुल्क में घूमा हूँ फ्रॉम द नॉर्थ टिल साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और हर जगह मैं सिर्फ अपना कार्ड इस्तेमाल करता था. सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल. अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, और कहीं पे सिक्योरिटी का एलिमेंट आपको नज़र नहीं आता. ठीक है. एंड मे बी दे आर गुड इन कंट्रोलिंग द होल एनवायरनमेंट. मे बी समटाइम्स दैट्स द साइड लाइन बेनिफिट ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम. लेकिन कहीं पे हमें चैलेंज नहीं हुआ कि आप कहाँ पे जा रहे हैं. आई वेंट टू द मोस्ट होली प्लेस मशहद ईरान के अंदर. आई वेंट देयर ड्यूरिंग रमज़ान एंड आई वाज रियली क्यूरियस कि क्या है क्या नहीं है. और बीइंग अ सुन्नी मैंने अपने तरीके से नमाज़ पढ़ी. मुझे किसी ने मुज़म्मिल वहाँ पे नहीं रोका कि यार तुम कौन हो, तुम क्यों इस तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हो. क्या द लेवल ऑफ टॉलरेंस दैट दे हैव एंड द कल्चरल रिस्पेक्ट इज़ सिंपली अमेजिंग. इकबाल को वो लोग इकबाल लाहौरी कहते हैं. और आई स्टिल रिमेंबर कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो दे वुड से अच्छा इकबाल लाहौरी के गांव से हैं या इकबाल लाहौरी के मुल्क से. अच्छा. एंड सो दे हैव स्टडीड इकबाल एंड ओह यस या मच मोर देन वी डू. यस. व्हाट्स देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकबाल? आई मीन हमें तो ये पता है ना वो उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था. इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी को ऐसा कोई वो नहीं. सो मैं आपको एक बुनियादी मिसाल दूँ. मतलब Iran is a culture which has been there for last 4,000 to 5,000 years, right? And there is a cultural depth. हमारे पास किसी इमारत के ऊपर इकबाल का नाम लिखा होगा ना, तो हम ये कहेंगे कि जी वो इमारत है जिसके ऊपर इकबाल का नाम लिखा है. फ़ारसी में वो कहेंगे कि वो जो इमारत है वो मुज़य्यन इस वजह से है कि उसके ऊपर इकबाल का नाम है. अच्छा. What does that mean?
सो व्हाट दैट एक्चुअली मीन्स इज कि उस बिल्डिंग की ब्यूटी सिर्फ इस वजह से है कि उसके ऊपर इकबाल का नाम लिखा है. अच्छा, ठीक है. सो दे एक्चुअली अंडरस्टूड इकबाल्स कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी, उसकी जो सारी फिलॉसफी थी, एंड एक्चुअली खुमैनी यूज्ड इट ड्यूरिंग हिज रेवोल्यूशन एज वेल, एंड दे स्टिल यूज इट. Interesting. In terms of culture, what were some interesting elements from Iran? Zahir, again, they're isolated, but like you said, और ये बड़ी powerful चीज़ होती है. A lot of people don't realize it, but when you have that civilizational depth, I say civilizational because वो nation state से आगे निकल जाती है. True. Right? That really helps you understand some fundamental core values that you uphold as people, as human beings. जो कि मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में हमारे DNA में मिसिंग है, और हमने कभी उसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की. हम आज तक जो है वो अरबी और तुर्क और ऑन सम लेवल पर्शियन भी अपने आप को बना लेते हैं. मैं भी पिछले दिनों गया हुआ था इधर. आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू द उज़्बेकी ambassador. I believe it was Uzbekistan or Tajikistan, one of those. And so I entered the embassy, and so there they have all of these paintings of some of their conquerors who've eventually gone out of their areas and come to different parts of the world. और मैंने देखा उसमें बाबर भी है. उस आधा बंदा तो वो था जो हमने पढ़ा, जो मुगल हमने बना दिया, और हमारे दिमाग में जो इमेज आती है उस बंदे की, वो एक उर्दू स्पीकिंग मे बी सम अरब फीचर्स आ जाते हैं. बट हमें तो ये पता ही नहीं कि सेंट्रल एशिया से हमारी कितनी हिस्ट्री कनेक्टेड है. हमारे तो लोग जो हैं वो आज तक जो है घूमने फिरने के लिए तुर्की तक चले जाएंगे, चले जाएंगे. खिलाफत की बात कर लेंगे, ऑटोमन की बात कर लेंगे. सेंट्रल एशिया तो भरा पड़ा है आपकी हिस्ट्री के साथ. वहाँ जहाँ पर इंडिया जो है वो आपके मुगल्स को वाइट वॉश कर रहा है अपनी नई हिस्ट्री के अंदर, आपके पास एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है कि आप उनको रियली टेक दैम इन एंड यूटिलाइज दैम. बट इवन बियॉन्ड सम ऑफ दी सॉर्ट ऑफ मुस्लिम कॉन्करर्स एंड मुस्लिम लीडर्स, the fact is, Sindh and Punjab have had a history before the Muslim empires. And so, unless we understand what values were part, and we study them, right? So true. जो हमारा एक क्वेश्चन मार्क आता है पाकिस्तानियों का हर तरह से बात के, यार what are we? Are we Arabs? Are we Persians? Are we, कौन से आजकल चल रहे हैं? Are we Ertugrul? Or are we this? Or are we that? And there's nothing wrong with sort of exploring that. But the reason why there is so much, in my opinion, polarization and aggression within the population is because we don't have a root जिसके साथ हम सारे agree कर सकें. True. Right? So in that context, how did you find the Persians? Very interesting question. Fascinating. So एक तो nations को अपने narrative के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, और वो time to time करना पड़ता है. Right. ठीक है? लेकिन बुनियादी चीज़ जो जिसके अंदर आपका कल्चर या सकाफ़त समाया होता है ना, वो ज़बान है. ईरानी अपनी ज़बान फ़ारसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. आप उनको अंग्रेज़ी आती भी होगी, लेकिन वो पहले ये चीज़ समझेंगे कि आप फ़ारसी नहीं बोल सकते, तो फिर वो आपसे अंग्रेज़ी बोलेंगे. तो अपनी ज़बान पे उन्हें बड़ा मान है. एक तो बुनियादी चीज़ ये. दूसरा, अपना रस्म व रवाज और अपनी तारीख़ के बारे में उन्हें बड़ी आगाही है. ठीक है? मिसाल के तौर पे 21 दिसंबर जो सबसे लंबी रात होती है, उसे वो शब यल्दा कहते हैं. ठीक है? और शब यल्दा को वो रात को बैठ के जो शाहनामे है, फिरदौसी उनका एक बहुत मशहूर शायर गुजरा है, उसकी किताब पढ़ते हैं, या हाफिज़ जो एक किताब हाफिज़ शिराज़ी जिसके बारे में हमने सुना होगा, उसकी किताब पढ़ते हैं सारी रात. और वो उनके कल्चर का हिस्सा है. वहाँ पे भी इस्लामिक रिपब्लिक है, वहाँ पे भी ईद होती है. ठीक है? लेकिन वो अपने त्यौहार भूल नहीं गए. ईद उल फितर भी होती है, ईद कुर्बान भी होती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्हीं त्यौहारों को अपना नहीं लिया. उनको अपने पुराने त्यौहार याद है, और वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी नई नस्ल को उन चीज़ों के बारे में याद करवाएं. ईरान के अंदर बड़े खूबसूरत पार्क हैं मुज़म्मिल, जगह जगह आप जाएं. तेहरान बहुत मसरूफ़ शहर है, लेकिन वहाँ पे भी मेरा नहीं ख्याल कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा के मसाफत पे कोई पार्क नहीं होगा. और ईरानी सुबह के टाइम पे मैंने देखा है स्पीकर्स के ऊपर म्यूज़िक चल रहा होगा और लोग मिलके एक्सरसाइज कर रहे होंगे. ठीक है? किसी मुआशरे वहाँ पे किसी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर मैंने नहीं देखा कि ख़वातीन शामिल ना हों. ठीक है? आपकी नज़र में तो यही आता है ना कि वो पर्दा, और बिल्कुल नहीं. वाहिद मुल्क है यूरोप के अंदर, मैंने कम देखा है, ईरान के अंदर मैंने ज़्यादा देखा है कि टैक्सी ड्राइवर तक आपको ख़वातीन मिलती हैं. जी. अच्छा. हमारी वर्क फोर्स के अंदर वहाँ पे एरिक्सन ईरान के अंदर इट वाज 25 to 30% फॉर वुमेन.
And it's so interesting how the media plays it though, right? Like the media has told us this sort of Talibanized regime that's, where it's very, it's so fascinating. और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं मिसाल के तौर पे कि ज़बान की मैंने बात की, राइट? ज़बान सिर्फ बोलने से नहीं आती, ज़बान के अंदर आपको अपने ख़यालात को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. मैं पहले ईरान गया तो महीने 2 बाद कंपनी ने एक ड्राइवर दिया और उससे मेरी बातचीत हो रही थी. तो उसको एक दिन मैंने कहा कि यार कल ज़रा इस टाइम पे आ जाना. तो उसने मुझे कहा, एंड ही वाज अ गाय, तो उसने मुझे कहा जी माय हस्बैंड इज़ सिक. अब मैंने सोचा कि यूरोप के बारे में और बाकी सोसाइटीज़ के बारे में तो आपने सुना हुआ है, ये मेरा ख्याल नहीं था कि ईरान भी इतना एडवांस होगा. सो फिर उससे मैंने पूछा कि यार क्या मतलब? तो उसने मुझे कहा जी माय हमसर. सो ईरान के अंदर, फ़ारसी के अंदर, दे हैव टेकन अवे द वर्ड्स और द नाउन्स फॉर ही एंड शी. Interesting. And that was a conscious decision that they made to bring equality. Wow. And it was done like 1200 years ago. And so this is equality की बात आज भी होती है. It's so interesting that a lot of times when we talk about a lot of these things, because हमने अपने तरफ expand नहीं किया तो हम उसमें एक western lens लेकर आ रहे होते हैं, but we have a lot of these things within our own culture. True. Which is much more contextualized to us. जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं. इट्स नॉट लाइक हम जो ईस्ट है वो बड़ा रिग्रेसिव था या इस्लामिक वर्ल्ड वाज वेरी रिग्रेसिव. वी हैड आवर ओन एवोल्यूशन एंड दैट एवोल्यूशन इज शोइंग इन डिफरेंट कल्चर्स. सो हम हमेशा बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, राइट? बट इन माई ओपिनियन दैट इज़ वेरी मच अ कैपिटलिस्ट ड्रिवन थिंग, बिकॉज टेक अवे द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इट and then tell me who is third world and who is first world. Yeah. Right? There has to be some cultural depth as well. You look यूरोप की हिस्ट्री आज से 1000 साल पहले चले जाएं तो क्या है? ठीक है. आपने एक बहुत बड़े अच्छी बात की which was about हमारी अपनी हिस्ट्री क्या है और हमारे जवान सोचते हैं कि हम कहाँ से आए हैं. एल्गोरिदम की मैंने बात की थी and as a computer person you also know, और I hope कि बाकी लोग भी समझते हो, but algorithm lies at the heart of all computer work that you do, right? The word itself comes from al-Khwarizmi. ठीक है. So al-Khwarizmi was a Muslim scientist who came from Central Asia. यहाँ पे most likely यहाँ से गुजर के गया होगा. He ended up in Baghdad and he did a lot of research. The challenge al-Khwarizmi had was कि he was looking for Indian numerals. ठीक है? और उसको किताब तो मिल गई वहाँ पे हाउस ऑफ नॉलेज के अंदर, लेकिन वो किताब संस्कृत में लिखी हुई थी. ठीक है? एंड ही एक्चुअली गॉट होल्ड ऑफ 2 पुराने बूढ़े बंदे थे. उनको उसने कहा आपको संस्कृत आती है? उन्होंने कहा हमें आती है. सो दे वुड ट्रांसलेट इन टू अरबिक ड्यूरिंग द डे एंड ही वुड रीड एट नाइट. ठीक है? और एक दिन रात को वो पढ़ रहा था और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया. वट ही फाउंड आउट वॉज ज़ीरो. राइट. ठीक है? एंड इमेजिन अ कैलकुलेशन विदाउट ज़ीरो. Imagine computer and its basics without zero. And so outside of Sanskrit at the time in that world, there was no zero? There was no zero. Al-Khwarizmi was the first guy who discovers that. And how he discovers it is coming from a person which is Brahmagupta. And that Brahmagupta could have come from this place. और दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है. अगर आप ऑडियंस भी आपकी सर्च कर सकती है. If you search for Bakhshali script, ठीक है? That is the first documented plaque which has been found which has 1 till 0. और आपको पता है वो कहाँ पे मिली है? Bakhshali is a town close by to Mardan. अच्छा जी. So it's about narrative. Yeah. कि हमें अरब बनने की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है? All the respect for Islam as Muslims, that is our identity and everything. But Islam has been there for some time. Yeah. उससे पहले हम लोग कौन थे? Yeah. उससे पहले इस खित्ते में कौन लोग बसते थे? एंड मे बी इट इज़ ऑल्सो हाई टाइम कि हम अपने थोड़े रस्म व रवाज के बारे में भी बात करना शुरू करें, बजाय कि हम सिर्फ लिमिट ही करते जाएं अपने आप को. सो दैट वाज समथिंग विच रियली फैसिनेटेड मी इन ईरान, कि उनकी अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उनके अपने रस्म व रवाज, त्यौहार बड़े खुशी से वो मनाते हैं. Very interesting. And so I know that you also went to Turkey as well. जी. Was that a conscious decision? I mean, was Iran and Turkey a conscious decision on your part कि यार मैंने इन civilizations को जाके explore करना है? या was it more like एक opportunity आई and then you were able to explore these areas more? So Iran to a larger extent was a conscious decision. और उसकी वजह ये थी कि एक तो इकबाल और दूसरा रूमी और शम्स के बारे में मैंने बड़ा सुना था. So it was really a fascination and with Farsi language as well. So we stayed there for 3.5 years. और उसके बाद sanctions came back. Right. So talking about the vulnerability of the world, एक tweet जो है ट्रम्प की that actually changed everything. changed everything.
And so sanctions came back, and now suddenly you have to leave. Like, yeah, exactly. So I made the commitment कि I'll be the last foreigner to leave in the country. अच्छा. And that was very emotional experience, Muzamil, क्योंकि we were an organization of 700 people, and we had to bring it down to a very low number. अच्छा. ठीक है. But all in all, it was a good learning for me as well. From there, I went to Turkey. अच्छा. टर्की इसलिए कि एक तो मुझे बचपन से आता तुर्क से बड़ा उन्स था, और उसके साथ साथ टर्किश कल्चर भी इन इट सेल्फ इज़ अ ब्यूटिफुल कल्चर. सो दैट रियली इंट्रीग्ड मी एज वेल. एंड आई ऑल्सो थॉट कि शायद उनके जो रस्म व रवाज हैं और जो सिस्टम है वो हमसे निस्बतन करीब है. सो देर वर ऑप्शंस एट दैट टाइम इवन टू मूव टू दुबई और अबू धाबी और यूरोप एज वेल. I actually declined that. So there was an offer that came while my shipment was going from Iran to Turkey, and they said कि यार उसे अबू धाबी राउट कर दें. मैंने कहा नहीं जी. For me, Turkey is better. And so you stayed there for how long? For 2.5 years. And how was that? That was great as well. So unfortunately, I think 1.5 year was during COVID. तो उसके अंदर तो आप इतना घूम फिर सकते नहीं हैं. But Turkey again is another example. जहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल comes in, and I know in our country we have multiple views about it. लेकिन अगर प्योरली मैं नेशन बिल्डिंग की बात करूँ, आप उसके मज़हब के बारे में ख्यालात को आप साइड पे रख लें. He gave a new script to the nation. अच्छा. हाँ. So Turkish script, which is based on Latin script now, was given by Mustafa Kemal. अच्छा. And the reason for that was because he felt कि अगर मैंने सारे लोगों को बराबर करना है तालीम के अंदर, I have to do a refresh. Right. दूसरा, Arabic script is not very well suited for Turkish vowels. Right. So he actually said कि हमें उस तरफ मूव करना है. उसके साथ साथ जो सिस्टम उसने उन्हें दिया, विच इज़ बेस्ड ऑन साइंस. आज अगर टर्की के अंदर मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज हैं और उनके रिसर्च सेंटर्स हैं और सब कुछ है, उसकी वजह यह है कि ही गेव देम एन एजुकेशन एंड अ सिस्टम कि आपको साइंस के ऊपर सोचना है. एंड दैट रियली रिजल्टेड इन ह्यूज ग्रोथ फॉर टर्की एज वेल. ब्यूटिफुल कंट्री. पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार होना है. अच्छा जी. और अगर आप झंडे को भी देखें तो बड़ा हमसे मिलता जुलता है, और वो अपनी ज़बान में उसे कार्दिश कंट्री कहते हैं. कार्दिश इज़ मोर लाइक ब्रदर. अच्छा. तो दे कॉल अस कार्दिश. वेरी कूल. यू मेंशन्ड इकबाल ऑब्वियसली, एंड यू नो उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि what about Iqbal has fascinated you, but you also mentioned Shams and Rumi. And I know a lot of people, sort of Pakistan, actually more people have read 40 Rules of Love and have an understanding of Rumi and Shams more than Iqbal. But why were you always fascinated by एक spirituality की तरफ मुझे आपका एक रुझान नज़र आ रहा है? So I always am fascinated कि आपकी जो ideas हैं और ideals हैं वो कहाँ से आते हैं, right? And I always believe, maybe it's my personality type as well, कि there has to be a deeper meaning to things. रूमी की पैदाइश होती है जी अफ़गानिस्तान में. By origin he is an Afghan. Right. And he is born in Balkh. And he immigrates and migrates and he ends up in Konya. ठीक है. Now ज़िंदगी के अंदर जब हम सोच रहे होते हैं ना, we are trying to relate ourselves to people and their journeys. So in a way I think inherently I was relating my journey to Rumi as well. और वहाँ पे जाके ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल मौलाना. ठीक है. टिल ही मीट्स समवन लाइक शम्स एंड दैट चेंजेस हिज लाइफ. बट द एक्सपीरियंस रूमी गोज थ्रू इज़ नॉट एन ईजी एक्सपीरियंस, क्योंकि शम्स उसे चैलेंज करता है उन एरियाज़ में और उन थॉट प्रोसेसेस में जो रूमी ने सोचे भी नहीं है. एंड देन इवेंचुअली ही राइट्स के मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तब्रेज़ी नशुद, कि मौलवी उस वक़्त तक मौलाना नहीं बन सकता था जब तक उसने शम्स की गुलामी कबूल नहीं की. ठीक है. एंड शम्स कुड बी एन आइडिया एज वेल. ठीक है. सो दैट होल कॉन्सेप्ट एंड स्पिरिचुअलिटी रियली अट्रैक्टेड मी एज वेल. इकबाल इसलिए क्योंकि इकबाल इन माई ओपिनियन वॉज ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. सो इफ़ यू रीड इकबाल्स वर्क which he wrote when he was 30 years old is very different compared to eventually जो उसने बाद में सारी अपनी शायरी लिखी. And I think in the process he discovered himself. उसका जो हमारे पैगंबर से प्यार था, आशिक़ रसूल था, और उसकी जो depth of ideas हैं, that is simply amazing. Being a computer engineer, I studied recursion. And poetry is very much like a recursion for me. आप एक verse of poetry लिख दें मुज़म्मिल, and you can continue to think about it forever, and the recursive loop never stops, right? Right. That for me is poetry. So that was one of the reasons. Have you read a lot of Iqbal's work? Yes, I have. Throughout his time. You mentioned something about him being different at 30 and him being different at 50. Yeah. How would you
summarize what his thought processes were, what sort of a person do you imagine Iqbal to be? So Iqbal is someone who has seen the world and he has really studied hard for it, right? तो philosophy, उसके साथ साथ शायरी से प्यार, and then he goes to Europe and he has a journey in Europe as well, right? In Germany or other places. And then he comes back at the age of 30 and he writes a book called Stray Reflections. And it's something that I actually encourage everyone to read. और बहुत लंबी किताब नहीं है, कुछ पेजेस के ऊपर सिर्फ एक लाइन है. अच्छा, ठीक है. But that really gives you a window into his thinking at that point in time. बाद में, I think, and at that age, being at 30, Iqbal himself was not very clear कि उसने करना क्या है, क्या उसने इधर सेटल होना है, उसने वापस जाना है और उसकी थिंकिंग क्या है. But later on, his thinking became very clear as well. For me, Iqbal is someone who has a very high sense of belief. Okay. And you cannot be successful in life अगर आपकी sense of belief और depth of belief strong नहीं है. ठीक है? His sense of belief was very clear कि हमारे लिए we have to become one nation, और जो concept of खुदी है, which is very famous as well, वो उसने हमें दिया है. And then he uses symbols for it. शाहीन is one symbol. Right. ठीक है? और फिर वो जब बात करता है, चाहे वो उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, या वो इनकरेज करता है खिताब बा जवानान के अंदर, तो वो बड़ा एट द रूट ऑफ इट जाके बात करता है कि जवान को क्या चीज़ समझनी है. ठीक है. एक और खूबसूरती जो मुझे इकबाल के काम में नज़र आई वो ये है कि कुरान की काफ़ी आयतें हैं जो एज इट इज़ आप उठाएं, या हदीस, वो इकबाल के काम के अंदर आपको नज़र आती हैं. ठीक है. इकबाल की एक बहुत बड़ी मशहूर है, खिदमत सरवरी दर दीन माँ खिदमत करी अस्त, फ़ारसी के अंदर है कि जो सरवरी है, विच इज़ लाइक यू कैन कॉल इट रूलिंग एज वेल, मेरे दीन के अंदर वो खिदमत करना है. और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सरवरी दर दीन माँ खिदमत करी अस्त. तो सेंस ऑफ एंड डेप्थ ऑफ बिलीफ लिंक्ड विद दैट इज़ गिविंग कॉन्सेप्ट्स विच आर यूनिक. और उसने किसको नहीं पढ़ा, उसने नेटसे को भी पढ़ा, उसने बाकियों को भी पढ़ा, बट ही रियली मेड हिज ओन आइडियल्स आउट ऑफ इट, रादर देन फॉलोइंग कि यार मैं यूरोप गया तो अब मैं यूरोप के पीछे दीवाना हो जाऊँ. और आखिरी चीज़ जो मेरे लिए इकबाल की इंस्पिरेशन है वो ये है कि उसने अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. मुज़म्मिल, इकबाल को अंग्रेज़ी भी आती थी, इकबाल को जर्मन भी आती थी, लेकिन इवेंचुअली ही एंडेड अप राइटिंग इन उर्दू एंड इन फ़ारसी. तो उसकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी बड़ी क्लियर थी कि वो है कौन, वो सियालकोट से आया है, और वो अगर बात भी करता था तो बड़े सादे तरीके से बात करता था. एंड दीज वर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच रियली फैसिनेटेड मी. राइट, इंटरेस्टिंग. व्हाई डू यू थिंक यू, for most part and most people I speak to, they don't, these are not areas they're thinking about. You know, doesn't really matter कौन सी एज पे हैं. Generally post retirement वो जाएंगे और जाके थोड़ी सी spirituality वापस आ जाएगी, and they'll be like यार अब तो you know पता नहीं कितना टाइम लग गया है, शेल्फ लाइफ रह गई है, सो यू नो अपनी जन्नत क्लियर कर दें. एंड व्हेन आई स्पीक टू यू, आई डोंट सी दिस एलिमेंट ऑफ जन्नत. आई सी एन एलिमेंट ऑफ कि यार मैं एक अशरफुल मखलूक़ात हूँ, तो मुझे सवालात पूछने हैं, मुझे उन सवालात के जवाबात चाहिए. व्हाट डू यू थिंक बिल्ट दिस पर्सनैलिटी? व्हाट हैपन्स टू समवन that they are able to go to this sort of a journey? Because with आपने इकबाल के बारे में ये बात की, मुझे आपका भी ये लगता है कि आप एक सेल्फ डिस्कवरी में रहे हैं throughout your life, and largely because you know taking decisions like I'd rather go to Turkey for because of my inspirations rather than going to Europe where I could potentially get a passport is a serious decision, right? At the end of the day. And so that has implications on your life, your kids, your future, and most people do not have the strength to take those decisions. Most people do not have the strength to remain in Pakistan. I mean, for me, you know, I've had to toy with this idea of कि यार क्यों बैठे हुए हो पाकिस्तान में, क्यों आज तक पाकिस्तान, like why do you have this inherent sense of belief कि यार कुछ ना कुछ तो होगा, short term में हो, long term में हो, and that's not easy to have, right? To believe. आप बंदा चूना अगर लगा रहा होता है ना, वो एक टाइम तक लगा लेता है. वो अगर जब तक दिल को आप नहीं मना सकते तो बाहर वालों को आप क्या ही मनाओगे. So what happened to you? I would say. Good question. So allow me to narrate a small story and then I'll come back to the point, right? So कहते हैं एक चिड़िया घर था, वहाँ पे एक ऊँट के यहाँ एक उसकी बेटी पैदा हुई, ऊँटनी की बेटी पैदा हुई.
और वो बड़ी हुई चिड़ियाघर के अंदर, तो वो रोज़ाना जाके निकल के देखा करती थी मुख्तलिफ़ जानवरों को। वो वापस आई, उसने आके अपनी माँ से पूछा कि मेरे जहन में कुछ सवाल है। और मुझे नहीं पता उसने ये क्यों कहा कि मेरे जहन में सवाल हैं, लेकिन उसके जहन में एक सवाल था या कुछ सवाल थे। एक सवाल उसने ये पूछा कि मैंने पूरे चिड़ियाघर में देखा है सिर्फ हमारे जो पाँव हैं वो सबसे मुख्तलिफ हैं, इसकी क्या वजह है? सिर्फ शायद हाथी के पाँव हमसे मिलते जुलते हैं, वो भी पूरे नहीं हैं। उसने कहा बेटा इसलिए कि हम ओरिजिनली सहरा के अंदर रहने के लिए डिज़ाइन हुए हैं और सहरा के अंदर रेत के ऊपर चलने के लिए बड़े मुफीद हैं। कहा अच्छा, ज़बरदस्त। मैंने ये भी देखा है कि हमारी कमर के ऊपर ये एक हमसा है, कुहान है, ये किस लिए? उसने कहा ये इसलिए है कि लंबी मुसाफत के ऊपर हमें एनर्जी स्टोर हम कर सकते हैं और हमें बार बार अगर खाना ना भी मिले तो इसके अंदर इतना फ़ैट है कि वो हमारी बॉडी के अंदर ताकत दे सकता है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि हमें सहरा के अंदर चलना है। कहा जी आखिरी सवाल है मेरा, वो ये है कि मैंने आँखें भी देखी हैं और हमारी आँखें, अगर ऊँट की आप आँख देखें तो उसके जो ये आई लैशेज़ होते हैं ये डबल होते हैं कंपेयर टू अदर एनिमल्स, राइट? तो उसने कहा ये किस वजह से? उसने कहा ये इसलिए कि जब तूफ़ान आता है सहरा के अंदर तो हमारी आंखों के अंदर रेत ना जाए। उसने कहा जी मेरा एक ही सिर्फ आखिरी सवाल है, वो ये है कि हम चिड़ियाघर के अंदर कर क्या रहे? ठीक है, तो आप ऊँट पैदा होके यू आर डेस्टिन्ड टू बी इन अ डेजर्ट, ठीक है। मुझे ये चीज़ बड़ी क्लियर थी और आज मैंने पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया, लेकिन पिछले 6 साल मैंने वो यहाँ से उतारा नहीं है, क्योंकि आई कुड बिकम एनी वन बट एंड ऑफ द डे आई विल बी अ पाकिस्तानी, और मुझे उसके बारे में किसी चीज़ से हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मैं जिस चीज़ को बड़ा बिलीव करता हूँ ना मुज़म्मिल, वो ये है कि ज़िंदगी का एक मकसद है, ठीक है। और ज़िंदगी का मकसद आपको मिलता है जब आप सवाल पूछते हैं। तो गारे हिरा के अंदर हमारे पैगंबर के साथ क्या हुआ था, ठीक है, और वो क्यों जाते थे वहाँ पे, जाके क्यों बैठते थे? उसकी वजह ये थी कि ही वॉज थिंकिंग अबाउट लाइफ की ज़िंदगी इससे कुछ ज़्यादा भी है, ठीक है। मेरे साथ ज़िंदगी के अंदर कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं, कुछ यंग एज के ऊपर और कुछ बाद में भी, कि आई हैड टू फेस डेथ एंड आई एक्चुअली फेस डेथ वेरी क्लोजली, ठीक है। एंड व्हेन यू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस यू एक्चुअली, ये जो मिथ होती है ना, ये बस्ट हो जाती है कि ज़िंदगी जो है वो पता नहीं कब तक है, शायद 60 साल तक है, नहीं। You actually go through an experience where you realize कि यार this is so fragile, it could go away any time. If you could share with us, some of those experiences. So when I was 11 years old, this is 92. So now it gives a glimpse of my age as well. तो और हमें शिकार का शौक है as a family. So we went out for wild boar hunting. And this was at a time जब काफ़ी Afghan warriors were settling back in Pakistan. Afghan war is over in 92, so people are settling back. और दिसंबर की रात है, हम वापस आ रहे हैं जीप के ऊपर और मेरे वाले साहब ड्राइव कर रहे थे एंड वी सी के सड़क ब्लॉक है और एक दरख्त गिरा हुआ है। सो ही स्टॉप्स द जीप, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट द एसेंस इज़ के 3 people come out and they started firing on us with Kalashnikovs, ठीक है। सो द जीप got hit by more than 90 bullets and I can tell you it is very much like you see in movies कि I could still remember bullets going around स्लो मोशन के अंदर। एंड द ओनली थिंग आई थिंक जो मुझे उस वक्त मेरे जहन में आई वो ये है कि आई एम गोइंग टू डाई, इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। मैं सिर्फ खड़ा होकर ये देख लूँ कि मेरे वाले साहब ठीक है या नहीं है। एंड एट दैट मोमेंट व्हेन आई स्टूड अप आई फेल्ट समथिंग टच्ड मी ऑन माई राइट शोल्डर एंड दैट वॉज अ बुलेट, सो आई गॉट हिट बाय अ बुलेट एंड दैट बिकेम अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज जब आप उस उम्र में बैठ के, और 11 साल की उम्र में बच्चा कितना एक समझता होगा कि मौत क्या है, ज़िंदगी क्या है, बट आई वॉज रेडी एट दैट पॉइंट कि यार अब मरना है। This is it. Like this is it. 11 years से roll the credit scenes, it's over. Exactly. Yeah. End of story. And I think that has in a way changed my perspective on life. So I naturally became more interested in people, what drives them, what are their values. And then I pay very accurate attention to people's journeys. मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि मैं एक पर्सनालिटी को उठाऊँ और उस पर्सनालिटी के ऊपर रिसर्च करूँ, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हम बड़ी कोशिश करते हैं कि जी हमारे पैगंबर हैं और हमें सुन्नत फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आई एम वेरी क्यूरियस कि उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या कुछ हुआ था, वट मेड हिम द पर्सन दैट ही वॉज, और उन्होंने दुनिया बदल दी, ठीक है। सिमिलरली आई रेड बुक्स अबाउट इकबाल हिमसेल्फ एंड देन आई ट्राई टू मिक्स इट विद traditional Pakistani writers but also to an extent Indian writers as well, right, to understand कि वो क्या लिखते हैं, and that gives you so much inspiration and a window into their life as well. So
If I were to ask you, sorry, यहाँ पे pause लेके, some of the books that you've read, some of the ones that you've liked, अगर आप recommend कर सके for the audience as well. Sure. So for me, one book that I would recommend is Muhammad the Life Changer. Right. Or the World Changer, sorry. Muhammad the World Changer. That is really good. Another book is, and I can give you the list so you can post it in comments as well, is Road to Character. Right. So what is it that makes character? Right. ठीक है? And then I would say another one is good is actually Iqbal's work as well. Right. इकबाल का जो काम है वो आप सिर्फ कोई भी नज़म उठा के देख लें and you read about it and you actually get so much inspiration and there are many books. Right. Then I would love to have that list and Sure. and would try to share that with the audience as well. Anyway, so you were telling me about एक तो यहाँ पे at youth you had that experience Yeah. and so because of these experiences it began to shape you in a way that you were able to look beyond Yeah. the designated कि भाई ये काम ये पढ़ाई करो ये नौकरी करो bury it on a plot लो और मर जाओ you know there was something more to life and do you think you've been able to find the answer to that कि यार ज़िंदगी का मकसद जो है वो बस मतलब what's okay let me give you a final question then. What is the purpose of life? मेरी नज़र के मुताबिक और I think it's not an easy question on itself, right? लेकिन एक at the very root of it is for the life to continue. ठीक है? इस पूरी कायनात को आप देखें तो अभी तक जो कुछ हमने डिस्कवर किया है सारी काली तारीक कायनात के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा गोला है विच इज़ अर्थ और जिसके ऊपर सो फार वी हैव डिस्कवर्ड लाइफ और वी हैव लाइफ. ठीक है? सो एट द वेरी रूट ऑफ इट इज़ प्रिजर्विंग लाइफ एंड द लाइफ शुड कंटिन्यू. ठीक है? और इसीलिए इंसानी ज़िंदगी सबसे कीमती चीज़ है. Right. ठीक है? सो दैट इज़ वन थिंग. द सेकेंड वन इज़ के you should discover and you need to ask questions. It is okay to doubt. ठीक है? अगर आपको ये कहा जाता है कि चीज़ें ऐसी होती हैं, चीज़ें ज़रूरी नहीं है वैसी हों. And that also is a purpose of life. चीज़ें बेहतर तभी होती हैं. ठीक है? और इसमें अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूँ कि it's critical thinking उसमें आती है जब आपको शायद पता हो कि ये चीज़ ऐसी ही है बट सवाल करके उसके उसमें have the understanding. Just don't accept it for the sake of accepting it. The why then tells you why that thing is the way that it is. And so that teaches you so many things about, how things work essentially. So life actually is all about blossoming. Yeah. Okay? और अगर आप कुरान की रीडिंग को देखें जो पहली आयत है इकरा can also be translated into blossom forth. आगे बढ़ो और खूबसूरत करो चीज़ों को. ठीक है? और वो that struggle is never easy. Right. लेकिन मेरी नज़र के अंदर it's the life has to continue and things should become more beautiful. और वो लोग I actually have with my research now and with my study which is very limited. मुझे कोई ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है. लेकिन I have boiled it down to what I call my 5 elements model. Okay. And I think if you are able to balance this, you would eventually find a meaning. And your meaning might be different than my meaning, right? So if I start, the first thing is the depth of your beliefs and the quality of your beliefs. ठीक है? It could be religious based, it could be based on ideologies, it could be based on people as well. But it is very important to actually have strong beliefs. You need to believe in something, right? आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और आप किस चीज़ पे यकीन रखते हैं और आपकी उस यकीन की बुनियाद क्या है. So that is one thing. The second one is quality of your relationships. Right. ठीक है? हम end of the day we humans are social animals. Right. और अगर आप इंसान का इर्तिका देखें तो हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा मैमल्स ऐसे थे जो हमसे बहुत समझदार हैं. Dolphin is much more intelligent than humans. Neanderthals, in reality, now there is a research, they were more strong and muscular and maybe their brain size was bigger than Homo sapiens. लेकिन एक चीज़ जिसने हमें हमारा इर्तिका किया और आगे गए वो ये था कि हम एक दूसरे के साथ मिल के बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं और जो चीज़ हम सीखते हैं वो हम अगली नस्ल में पास करते हैं. सो द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. आप अपने घर वालों के साथ दोस्तों यारों के साथ कैसे काम करते हैं. सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. द थर्ड थिंग इज़ के टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ. अगर आप ये समझते हैं कि आप हमेशा लोगों को देंगे और आपका अपना प्याला खाली है तो आप कब तक देंगे.
and only a healthy body can possess a healthy mind as well. So quality of your body or health is very important as well. Another one linked with it also is what I call purple cow. अच्छा. ठीक है. So and that's an image which will not go away out of your audience's mind as well. So I hope no one has actually seen a purple cow, but now you can imagine it in your mind. Right. And the reason you find that beautiful is because we like things which are different. Right. Human mind seeks novelty. हमें पेंटिंग नजर आती है और हम कहते हैं कितनी खूबसूरत चीज़ है. So that is also something that we seek as well. And the last one is the work, जिसको हम शायद बहुत ज़्यादा attention देते हैं. And those 5 element model for me, if anyone is able to balance, can actually offer you a good balance and a meaning in life as well. Makes sense. And so work is definitely, so आपने कहा social belief important है because it gives you a sense of purpose. Yeah. Relationships because again we're social animals. Yeah. We have to survive and I think a large part of our health, वो जो एक mental health crisis पूरी दुनिया में चल रहा है, वो I think with post capitalism, urbanization, हर अपार्टमेंट में अपना बस बंदा है और वो एक रोबोटिक तरीके से चल रहा है. वो कहते हैं ना कि बहुत सारी जो एक्चुअली ईस्टर्न कल्चर्स हैं जहाँ पर स्टिल sort of communal निज़ाम ज़्यादा है, वहाँ पे गुर्बत होगी लेकिन लोग खुश ज़्यादा हैं. बिल्कुल सही बात. तो वो बड़ा important है for your mental health there as well. Body की health I feel like a lot of people don't like. कोई भारी बात है कि अगर आप सारा कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन अगर आपने मर जाना है तो फिर तो it's irrelevant like exactly. और अगर आपने नहीं भी मरना और आपने टाइम तकलीफ में गुजारना है, हाँ, तो what's the point? Makes sense. चौथी चीज़ आपने creativity कही थी and I think that is something that's one of the most interesting point out of all of these 5 because 5 के बारे में कुछ ना कुछ हम सोचते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में हम ऐसा सोचते नहीं हैं. हम ये नहीं सोचते कि यार क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से हम पर काट रहे हैं, हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डब्बों में बंद कर रहे हैं. वो कहते हैं थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, तो हमारे तो बॉक्स पे इतना ताला लगा हुआ है कि वो बेचारा कोई सोचता ही नहीं है उसके बारे में. ट्रू. बट दैट्स व्हाट यू आर सेइंग इज कि चाहे आप जिस इंडस्ट्री में जिस उसमें डजंट मैटर, यू शुड ऑलवेज एटलीस्ट बी एबल टू ड्रीम, टू विजुअलाइज, टू एंड आस्क क्वेश्चंस एंड बी क्यूरियस एंड वो सारा का सारा. एंड देन द फिफ्थ इज ऑलवेज डेफिनेटली वर्क देयर एज वेल. लाइक आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ तो आपको उसके ऊपर एलिमेंट डालना है. आमिर भाई, we're at the 1 hour, probably we're at the 2 hour mark, and so I am going to wrap this up, but I'm going to ask you one last question that I ask all of my guests, and I hope I'm going to get a different answer from you because of the way that you think and your research as well. How do you see Pakistan 28 years from now, knowing what you know now, seeing what you've seen? You've been in Iran and Turkey and Turkey as they now officially Turkey. How do you see Pakistan? और ये बड़ा अच्छा है इस वजह से बिकॉज आपका 2 ऐसे कल्चर्स के साथ, ऐसी सिविलाइजेशंस के साथ कनेक्टिविटी रही है जो कि बड़े क्लोज हैं. उनको देख के हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं. हम शायद अमेरिका से उतनी चीज़ें नहीं सीख सकते. वो मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ रेस है, मुख्तलिफ उनकी एवोल्यूशन रही है. तो आपको आज का पाकिस्तान देखते हुए, अनफॉर्चुनेटली हम आज एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने मेरा ख्याल 2-3 तो देखे हैं नाजुक मोड़, मेरे से तो ज़्यादा ही देखे हैं. एंड सो यू कैन गिव अ मोर, क्योंकि आपने जब वो पुराना अगर नाजुक मोड़ देखा है ना, तो आपने शायद होपलेसनेस आपकी उस वक्त चली गई होगी, फिर आपने उसके बाद एक बेहतरी भी देखी और आपने उसमें वो नॉर्मलाइजेशन भी देखी. सो हाउ डू यू सी पाकिस्तान 28 years from now, knowing what you know now, seeing what you see? तो एक तो ये कि हम जब मिसाल के तौर पे मैं ईरान में रहा या तुर्की में, या उसके अलावा एरिक्सन इज़ अ स्वीडिश कंपनी, तो स्वीडन की अगर मैं तारीख को देखूँ तो स्वीडन as a country next year they'll complete 500 years. ठीक है. और स्कैंडिनेवियन मॉडल लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, and it is a beautiful model as well. ईरान की अगर मैं हिस्ट्री को देखूं तो that is we said 4,500 or 5,000 years. तुर्की काफ़ी पुराना है. लेकिन पाकिस्तान is one of those countries जो काफ़ी यंग हैं. ठीक है. And I can only compare it with a teenager. बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तजर्बा बड़ा कम होता है. ठीक है. सो नेशंस हैव टू गो थ्रू दैट फेज. और इसमें भी कोई शक नहीं है, हम हमेशा कहते हैं हमारे पास वक्त उतना नहीं है जितने बाकी ममालिक के पास है, लेकिन जो हमारी रेजिलियंस है एज अ नेशन, दैट इज़ अमेजिंग. ठीक है. हम हर चीज़ के अंदर गुजारा भी कर लेते हैं और उसे संभाल भी लेते हैं. ठीक है. बहुत से लोगों की और बहुत से ममालिक की शायद उतनी बर्दाश्त ही नहीं है जितनी हमारी है. तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा एसेट तो हमारी रेजिलियंस है. दूसरी चीज़,
अगर मैं पाकिस्तानीज़ को एज अ नेशन देखूँ तो हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, इंतहाई मेहनती लोग हैं, लेकिन जिस चीज़ की शायद हमें ज़रूरत है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो सेंस ऑफ डायरेक्शन की है, और वो ये है कि यार हमने जाना किधर है और हमें क्या अचीव करना है। तो मैं 2050 राइट के ऊपर पाकिस्तान को बहुत अच्छी हालत में देख रहा हूँ, एंड द रीज़न आई डिसाइडेड टू कम बैक वॉज ऑल्सो क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि हम अगर बाहर से बैठे सिर्फ पाकिस्तान को देखते रहेंगे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर तो एक हद तक ही हम कर सकते हैं ना, हमें वापस आके कुछ करना है, एंड दैट रिक्वायर्स अस टू टेक रिस्क एज वेल। ये जर्नी आसान नहीं होगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि इस जर्नी के अंदर हम सारे लोग शामिल हों। तो एक आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा मुज़म्मिल वो ये है कि एक बड़ा मशहूर शायर था अत्तार ऑफ निशापुर, और अत्तार कहते हैं उसको जो खुशबू बेचता है। अच्छा, ठीक है, तो उसने एक नज़म लिखी थी जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स कहते हैं, और उसके अंदर उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था विच वॉज सी मुर्ग। अब सी मुर्ग फ़ारसी के अंदर या पर्शियन लिटरेचर के अंदर कहते हैं फिनिक्स को भी कहा जा सकता है, ठीक है, सो इट इज़ अ मिथिकल बर्ड। तो वो क्या करता है उस नज़म के अंदर, वो ये कहता है आंसरिंग योर क्वेश्चन कि हम 2050 में अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं और मैं कहाँ देख रहा हूँ। उस नज़म के अंदर हुदहुद जो है वो सो कॉल्ड लीडर है उनका, और वो सारे परिंदों को कन्विंस करता है कि जी आप लोग मेरे साथ चलें और एक जर्नी पे हम चलते हैं, और उस जर्नी के अंदर हम सी मुर्ग को मिलेंगे, ठीक है, और सी मुर्ग हमारे सारे मसाइल भी हल कर देगा और सी मुर्ग हमारा लीडर होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये फील होता है कि वो एक लॉस्ट स्टेट के अंदर हैं और उनको पता नहीं है वो जा किधर रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि वो जो ग्रुप है वो 30 परिंदे हैं, तो वो एक जर्नी पे चलते हैं और लंबी कॉन्वर्सेशन है कि वो उनको मुख्तलिफ परिंदे मिलते हैं, मुख्तलिफ मुश्किलात मिलती हैं। जर्नी के आखिर पे जब पहुंचते हैं तो दे एक्चुअली रियलाइज़ कि अब उनके पास सारे का सारा इल्म तो मौजूद है। तो वो हुदुद से पूछते हैं कि वो सी मुर्ग किधर है, तो हुदुद उन्हें कहता है कि आप तवज्जो इस चीज़ पे दें कि सी मुर्ग का मतलब क्या है, और सी फ़ारसी में कहते हैं 30 को और मुर्ग कहते हैं परिंदे को, राइट, ठीक है। तो जब तक हम उस जर्नी के ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि जवाब सारे हमारे पास हैं, लेकिन शायद हम, जैसे आपने कहा, हम उन्हें कई दफ़ा बहुत दूर ढूंढ रहे होते हैं, आइडियल्स भी सारे हमारे पास हैं, इंस्पिरेशंस भी सारी हैं, तो अगर हम उसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें तो ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। एंड डू यू थिंक कि हम उस तरफ देखना शुरू हो गए हैं या हो जाएंगे, और योर ऑप्टिमिज्म मीटर वेयर इज़ इट पॉइंटिंग राइट नाउ? माई ऑप्टिमिज्म मीटर इज़ वेरी हाई, लेकिन व्हाट आई सी हैपनिंग ऑन ग्राउंड, मेरा ख्याल है अभी उस स्टेट के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। मुझे जो चीज़ मुआशरे में नज़र आ रही है वो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, हमारी बर्दाश्त बहुत कम हो गई है, और हमें अपनी जो इक़दार है ना वो भूल गई हैं। तो जब तक हम, बड़ा आसान होता है आप स्कूल के ऊपर डाल दें, लेकिन मेरी नज़र में जब तक हम घरों में बैठ के और अपने ख़ानदानों के अंदर बैठ के ये गुफ्तगू नहीं करेंगे ना, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। और उसके साथ शायद हमें कभी कभी सवाल उठाने की इजाज़त भी होनी चाहिए, और सारे सवाल जो हैं वो गुनाह भी नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर भाई, थैंक यू सो मच, दिस वाज सुप्रीमली इंसाइटफुल. You took the time out and shared all that insight with you. Thank you so much for coming in. Thanks a lot for having me. Very kind of you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा. अगर आप किसी चीज़ से एग्री या डिसएग्री करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आके बताएं. We'd love to hear your thoughts. इसी के साथ साथ फेसबुक वाले नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. इसी के साथ साथ यहाँ पर कहीं पर ईजी पैसा जैज़ कैश आ रहा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ we are planning on scaling up the podcast, and so we are looking for partners, brands, anyone who'd like to partner with us, and we're creating sort of partnered segments for that. तो एक तो ये कि हम वो बड़े very soon we'll be launching that, but also if you'd like to reach out, the email address is on our platform, so you can check that out as well. But anyways, this was Muzamil. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.